आप लोग जानते हैं बोरोन के कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसी वजह से बैक बॉन्डिंग की शुरुआत भी बोरोन में ही हुई, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना नेचर में बहुत बड़ा कर्स है, जिसको वो पूरा करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। तो बोरोन के केस में भी यहाँ मुझे दिखता है, इसको मैं बोरोन हाइड्राइड बोलती हूँ। अच्छा, कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनता है तो उनको कहते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस। रिमेंबर, एल्केन। बोरोन का अगर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनता है तो उसको बोलते हैं बोरेन्स। एल्केन्स यानी ऑर्गेनिक के कार्बन के मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स होने की वजह से इसके लिए एक सब्जेक्ट ही अलग बना दिया, स्पेशलाइजेशन ही अलग बना दी। सिमिलरली बोरोन के भी बहुत कंपाउंड्स हैं, ड्यू टू ऑल दीज हरकत, बैक बॉन्डिंग भी हो रही है, ब्रिज बॉन्डिंग भी हो रही है, इतने सारे कंपाउंड्स हैं। बोरेन्स, यू विल बी शॉक टू नो, बोरेन्स हमारा एमएससी में एक सब्जेक्ट था। एक सेमेस्टर 6 महीने का हमें बोरेन्स पे निकालना पड़ा, उसका पेपर था। बोरेन वॉज अ सब्जेक्ट फॉर 6 मंथ। तो क्या है बोरेन्स? वाइड थिंग जो धीरे धीरे कटते कटते आपके सिलेबस से पूरा उड़ा दिया। 3 साल पहले तक ठीक ठाक बोरेन आपके सिलेबस में था। यहां पर अब मैं इसको बोरेन बोल सकती हूँ। बोरोन के हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड्स को बोरेन बोलते हैं। जब मैंने इस बोरेन को देखा, मुझे पता है इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। दूसरी बोरेन यूनिट इसके सामने है। आप एक सैंपल ऑफ बोरेन देखते हो तो मिलियंस ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एक साथ हैं, मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एक साथ हैं। व्हाट दे बोथ विल डू टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ये बोरोन कहेगा इस हाइड्रोजन को थोड़ी देर के लिए कम टू मी, राइट? अपना पूरा बॉन्ड का मतलब क्या है बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन लेके इधर आ जाओ, यानी ये इधर इन्वाइटेड है। वाई? बोरेन नीड व्हाट? ऑक्टेट। अब जब ये बोरोन इसको इनवाइट कर रहा है तो ये बोरोन इसको इनवाइट कर रहा है। बोथ आर डूइंग सेम थिंग, पड़ोसी से एक एच खींचने की कोशिश विद इट्स बॉन्ड, नॉट लीविंग द बॉन्ड। इस चक्कर में क्या होता है, ये हाइड्रोजन थोड़ी देर के लिए इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, ये टूट जाता है। ये हाइड्रोजन थोड़ी देर के लिए इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, ये टूट जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो 2 ही है। अगर आप इस पूरे हिस्से को ध्यान दें, हो क्या रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन इधर 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 घूमते जा रहे हैं। सेम ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन कभी इधर कभी इधर कभी इधर। इस वजह से एक कुछ ओवरलैप ऐसा दिखा मुझे, जहां 2 इलेक्ट्रॉन 3 न्यूक्लियस के बीच घूम रहे हैं। ओवरलैप। इसका ओवरलैप डायग्राम, जो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डायग्राम है, उसकी शेप कुछ हद तक बनाना जैसी थी, इसीलिए इसको बनाना बॉन्ड भी बोल देते हैं। यानी एक बोरोन दूसरे बोरोन के साथ एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन को 3 न्यूक्लियस में घुमा के काम चला रहा है। दैट इज वाई इट इज 3C2E बॉन्ड। अब तक 2C2E बॉन्ड पढ़ रहे थे हम। 2C2E बॉन्ड का मतलब क्या होता है? 2 ही न्यूक्लियस, 2 ही इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रेजोनेंस हो रहा था तो पूरे के पूरे 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे और 2 ही न्यूक्लियस के बीच जा रहे थे। यहां पर क्या हो रहा है, 3 न्यूक्लियस को 2 इलेक्ट्रॉन ने संभाल रखा है घुमा घुमा के। ये बन गया ब्रिज बॉन्ड। एक तरह का ब्रिज बना। किसके बीच ब्रिज बना? 2 बोरोन के बीच। इसको इसीलिए बनाना बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। कि क्या इसमें 2 तरह के हाइड्रोजन है? यस। क्या इसमें 2 तरह के बॉन्ड्स हैं? क्योंकि बॉन्ड्स तो सारे बोरोन हाइड्रोजन हैं। बिल्कुल, इसके अंदर 2 तरह के बॉन्ड्स हैं। एक बॉन्ड छोटा। क्यों छोटा? 2 इलेक्ट्रॉन 2 ही न्यूक्लियस के बीच, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब कोई मूव नहीं कर रहा, इंटैक्ट है। और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन 3 न्यूक्लियस के बीच घूम रहे हैं, तो ये बॉन्ड लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड होगा, राइट? ये बॉन्ड इज लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, ये बॉन्ड इज शॉर्टर देन एक्सपेक्टेड। तो क्या दोनों बोरोन और हाइड्रोजन बॉन्ड सेम लेंथ के होंगे? नहीं। लास्ट क्वेश्चन, बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे केसेस में शॉर्टकट लगाने से बचिएगा। sp3 4 सिग्मा बॉन्ड है। अब आप उस वक्त फैलना नहीं, 4 सिग्मा बॉन्ड कैसे हो गए मैम? राइट, 4 सिग्मा बॉन्ड है, चाहे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। क्लियर है सबको? ब्रिज बॉन्ड, बनाना बॉन्ड, सब बारे में। अच्छा, बोरोन के नीचे ही एल्यूमिनियम आता है, इसका सेम सीन होने वाला है। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज का फर्क है, एल्यूमिनियम पे वेकेंट d ऑर्बिटल है 3d, जो बोरोन पे नहीं थे, तो शायद कुछ बदले।
तो सबसे पहले पूछा मुझे जाता है क्या जैसे B2H6 था वैसे ही Al2H6 होगा? एब्सोल्युटली करेक्ट, डिट्टो कॉपी B2H6 Al2H6 है। तो इट एग्जिस्ट एंड रेस्ट ऑफ द डिटेल इज ऑल्सो एग्जैक्टली सिमिलर। ब्रिज हाइड्रोजन, एक बॉन्ड छोटा एक बॉन्ड बड़ा, सब कुछ डू करते जाइएगा पिछले वाले से। मेरे साथ साथ नोट करेंगे, बहुत इजी टॉपिक है, लेस डिटेल वाला है, इसलिए मैं वेट नहीं करूंगी। तो फिर तो Al2C एल्यूमिनियम के सारे कंपाउंड्स में यही कर दो काम, बनाना बॉन्ड बना दो, ब्रिज हाइड्रोजन आगे, वैसे ही ब्रिज कुछ और भी आ जाएगा, और ये तो एल्यूमिनियम के तो सारे डाइमर बनाएंगे। तो कैन आई से Al2H6 इज अ डाइमर। सिमिलरली मैंने बोरोन का जो बनाया वो भी डाइमर था, 2 यूनिट्स जुड़ गई थी, B2H6 इज ऑल्सो अ डाइमर। जब एक जैसी 2 यूनिट जुड़ती है तो उसको क्या बोलते हैं? डाइमर बोलते हैं। 3 जुड़ती हैं तो ट्राइमर, राइट, टेट्रामर, एंड लास्ट में आता है पॉलीमर अगर सेम जुड़ती है तो। अब मैं आपके लिए डिटेल ले रही हूँ Al2Cl6 का, विच इज इंपॉर्टेंट एंड लिटिल डिफरेंट। कि चलो फिर तो Al2Cl6 में भी कुछ ऐसा ही होता होगा, ट्राई करते हैं। और ट्राई किया मैंने, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, अगेन ये ऑक्टेट रूल वायलेट कर रहा है, ये डेफिशिएंट है। डेफिशिएंट होने की वजह से इसमें स्टेबिलिटी नहीं है, इसको बहुत बड़ा स्ट्रेस है, कर्स है भाई, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं। खाली ऑर्बिटल कौन लेके बैठता है वैलेंस शेल में? तो जब आप AlCl3 देखेंगे तो होगा क्या, एक एल्यूमिनियम अपने पड़ोसी वाले AlCl3 को कहेगा तुम्हें कुछ सेक्रीफाइस नहीं करना, बस एक लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर दो। व्हाई नॉट? इसमें तो किसी के लिए महंगा सौदा नहीं है, ना तो कोई बॉन्ड टूट के आ रहा है, ना किसी को कुछ वैसे आउट ऑफ नोवेयर कुछ मांगना है। सिंपली लोन पेयर्स अवेलेबल, आई हैव वेकेंट p ऑर्बिटल, दीजिए बॉन्ड बनाइए, फेयर बना दिया। सिमिलरली ये भी मांगेगा। अब इसको मैं बनाना बॉन्ड नहीं कह सकती, है ब्रिज बॉन्डिंग ही, बट इसको मैं बनाना बॉन्ड नहीं कह सकती। क्यों? बनाना बॉन्ड क्या था? 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर्स में घूम रहे थे, यहां 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर में नहीं घूम रहे, कुल मिला के चेक, एक पूरा पेयर गया, एक पूरा, इधर ध्यान देना बच्चों, ब्रिज की तरफ, मेरा फोकस ब्रिज की तरफ है। क्लोरीन का एक पेयर ये और एक पेयर ये तो शेयर्ड पेयर है। एक क्लोरीन के 4 इलेक्ट्रॉन कुल मिला के 3 न्यूक्लियसिस के बीच घूम रहे हैं। दैट इज वाई इट इज 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, एंड हियर वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द पार्ट ब्रिज, कि एक क्लोरीन के 2 तो इधर गए, और इस क्लोरीन का एक अपना और एक इस एल्यूमिनियम का अपना, कुल मिला के इन तीनों के बीच क्या चल रहा है? 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग चल रही है। दैट इज वाई 3C4E, 3C4E आसान नहीं था आपके लिए कहना जब तक आपको खड़े होकर ऐसे समझाया ना जाए। तो इस तरह के ब्रिज बॉन्ड, अब पिछला ब्रिज बॉन्ड क्या था? 3C2E, ये ब्रिज बॉन्ड क्या था? 3C4E। अब क्लास 12 तक आते आते P ब्लॉक और पढ़ते पढ़ते अचानक से एक और ब्रिज आ गया, तो ये मत कहना हमें पढ़ाया नहीं, एक सेक्शन और जुड़ जाएगा, फिर आप ही बता दोगे अब के 3C2E है कि 3C3E है कि 3C4E। अब इसमें कैटेगरी ऐड होती जाएंगी, जब तक आप पढ़ते जाएंगे इनऑर्गेनिक का कभी अंत नहीं होता, कभी अंत नहीं होता। बेरिलियम के क्लोराइड की बात करते हैं, BeCl2 में sp हाइब्रिडाइजेशन 2 ही बॉन्ड पे, क्योंकि इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों साइड एक एक Cl से 2 सिग्मा बॉन्ड बने, ज्योमेट्री क्या होगी? लीनियर। देखिएगा, प्रभनूर सीधे बैठना है, नींद ना आए आपको, ठीक है? तो देखिएगा जरा, बेरिलियम को मैंने लीनियर बनाया, चेक, उसमें मैंने कोई बेईमानी ना करी हो, उसको सेट आप नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, लीनियर है जी, 180 डिग्री एंगल भी है। बहुत सारी बेरिलियम डाइक्लोराइड यूनिट सॉलिड में एक साथ पैक होंगी। सी व्हाट आई हैव रिटन, पॉलीमर। पॉलीमर मतलब 400, 500, 700, 1000 इतनी यूनिट्स का इकट्ठा होना पॉलीमर कहलाता है। तो यहाँ पर BeCl2 व्हाइट कलर से जो बना रखा है, एंड सो ऑन, उधर भी और उधर भी। पहले तो व्हाइट कलर से BeCl2 देखिए, उसके बाद बेरिलियम की तो कितने ऑर्बिटल खाली हैं भाई? 2, इसके 2 p ऑर्बिटल खाली पड़े। ये इधर वाले Cl को क्या कहेगा? लोन पेयर दे दो। ऐसे ही ये इधर वाले Cl को क्या कहेगा? लोन पेयर दे दो। इधर भी किसी से ले लेगा ये, एंड सो ऑन दिखाया है मैंने। यानी इसको यहाँ, उसके लिए बीच वाले Be को देखिए, सी दिस, पूरा बढ़िया ऑक्टेट पूरा हो रहा है इसका। 2 बॉन्ड सिंपल सिग्मा व्हाइट कलर से, 2 कोऑर्डिनेट मांगे हुए येलो कलर से, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे।
तो कोई पूछता है आपसे, और ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ तक आते आते बॉन्डिंग में एक आम बच्चा थक लेता है, इसका कि पढ़ता नहीं है कि बहुत हो गया बॉन्डिंग, एमओटी मतलब चैप्टर खत्म नहीं, एमओटी मतलब आगे वो चीज़ है जिससे पूछना है अगलों ने। सो अगर अब आप देखिए बीच वाले बेरिलियम को, हो रहा है बढ़िया, है तो ब्रिज ही, ब्रिज क्यों है, दो बेरिलियम के बीच में दो ब्रिज बने हुए हैं। B2H6 में भी दो ब्रिज थे, ऊपर एक बनाना नीचे एक बनाना, ये भी ब्रिज है। अपने आप लिखेंगे कितना C कितना E, मेरे सामने लाना भी मत, क्योंकि मुझे ये देखना है कि क्या टाइम के साथ साथ आप खुद इस लायक हैं कि 2C 2E 2C 3 ये ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट करना अच्छा होगा। यहाँ पे बन गया ना, मैं सुनना ही नहीं चाह रही उसको, बोलना भी मत, इट्स योर जॉब। एक बार अपने आप को रिलैक्स करके सोचिएगा, अगर यही BeCl2 गैस में आ गया, ये क्या लिखा है मैंने, सॉलिड। बच्चों सॉलिड में ही एक ओरिएंटेशन फिक्स होके पैकिंग होती है। तो सॉलिड में इफ यू आर लुकिंग एट मी, सॉलिड में सारे BeCl2 इस तरह से एक दूसरे के पास जबरदस्ती लाए गए, आए, तभी ये वाली बॉन्डिंग हुई। सॉलिड मतलब आपने फ्रीज किया उसको, फ्रीज किया मतलब एक्सटर्नल एजेंसी लगाई है, फ्रीजर में रखा है, उसको दबा के रखा है कि बेटा यूं ही रहना है, यूं रहना है, तभी पॉलीमर है। उस BeCl2 को उठा के मैं ले आऊं नॉर्मल एटमॉस्फेयर में, या उसको हीट कर दूं, हीट करते क्या होगा, लिक्विड एंड देन गैस। अगर वो गैस बनता है तो BeCl2 बहुत दूर दूर हो जाएंगे, फिर कहे कि ये बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। लेकिन गैस की स्टेट में भी डाइमर तो बना लेता है कि कुछ तो करूंगा, ऐसे मैं अपने ऑर्बिटल को खाली नहीं छोड़ सकता। मींस BeCl2 जब वो गैस की फॉर्म में है तो भी कुछ तो उसने अपना एफर्ट डाला है, और वो ये रहा। दिस इज हाउ इट लुक्स इन गैसियस स्टेट, कि एकदम ऐसे नहीं है कि 4 ही इलेक्ट्रॉन पे जिंदा है, एक पेयर तो साथ वाले से मांग ही लिया इसने। अब केमिकल बॉन्डिंग में डाल दिए, पहले थे स्टेट्स ऑफ मैटर प्रॉपर चैप्टर के। सो नाउ माय फ्रेश टॉपिक इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। आज वो सारी बॉन्डिंग मैं खत्म करूंगी जो एक दिन आपको 6-7 बॉन्ड की लिस्ट दी थी। एंड की स्लाइड में वो सारे नाम दोबारा आएंगे, कहाँ क्या और कौन सा सबसे स्ट्रांग, कौन सा सबसे वीक, और बीच में कौन सा, ये सारा कुछ आज कंपाइल करेंगे। आप मुझे ये बताइए, अब तक आप जो बॉन्ड पढ़ रहे थे, ये नॉन राइटिंग पार्ट है, लिखना मत, आपको जरा निकाल रही हूँ क्या पढ़ा हमने अब तक। हमने बॉन्डिंग में पढ़ा क्यों बॉन्ड बनता है, जवाब मिल गया, पोटेंशियल एनर्जी गिरती है जी इसीलिए। फिर हमने पढ़ा कैसे, उसके लिए VBT आई, पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, प्रॉपर ओवरलैप होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, लेटरल होगा तो पाई बनेगा। फिर 2-1 सवाल नहीं मिल रहे थे उनके जवाब, तो उसके लिए कौन आई, MOT, और आपको लाके दे दिया। जैसे CO का बॉन्ड ऑर्डर 3.5, ऐसे सवालों के जवाब मेरे को, वो CO+ का मेरे को कौन नहीं दे पा रही थी, VBT, मुझे किसको लाना पड़ा, MOT। इस सारे चैप्टर में आपने एक चीज का ध्यान दिया होगा, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फर्स्ट क्लास में मैंने कहा था बॉन्ड इज नथिंग बट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट कैन बी डायरेक्शनल, दोनों ने हाथ पकड़ा हुआ दिख रहा है, इट कैन बी नॉन डायरेक्शनल, दूर है फिर भी अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, राइट। लेकिन क्या नॉन बॉन्डेड चीजों के बीच, ध्यान दीजिएगा, नॉन बॉन्डेड चीजें, केमिस्ट्री में नॉन बॉन्डेड चीजें क्या है, 2 एटम्स, क्या 2 जिनॉन के एटम्स जिनमें आपस में बॉन्ड कभी नहीं बन सकता, जिनॉन जिनॉन, इनके बीच में भी कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। अनदर थिंग, 2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूल्स, क्या इनके बीच में भी कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनका तो आपस में बॉन्डिंग पूरी हो रखी है बच्चों। क्या 2 नॉन बॉन्डेड चीजों में भी कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, होता होगा, तभी कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी आसानी से लिक्विफाई हो जाती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होता, उसको लिक्विफाई करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि लिक्विफाई करने का मतलब क्या है, गैस से उसको लिक्विड बनाना। गैस से लिक्विड बनाने में मेरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, उनमें होना चाहिए, तभी आमतौर पे फायर एक्सटिंग्विशर्स में आप CO2 देखते हैं, क्योंकि इसको लिक्विफाई करना आसान है। रूम टेम्परेचर पे सिलेंडर तोड़ के निकल के बाहर नहीं जाती। क्यों आसान है भाई, पक्का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहे होंगे, आपको हाथ का सारा हटाना पड़ेगा, राइट। या आप कह लीजिए सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, और करीबन ठीक है हम उसको ठंडा करके ही पीते हैं वरना टेस्ट नहीं आता, ऑब्वियस रीजन।
आप CO2 उस बॉटल के अंदर 35 डिग्री तक रहती है, कांच की बोतल को वो तोड़ के बाहर नहीं निकलती CO2, वो लिक्विड बन के खुश है अंदर। लेकिन जहां आपने उसको भरी धूप में गर्मियों में रख दिया, उसकी सील टूट जाएगी, उसमें से सारी CO2 निकल जाएगी, वो गैस बन गई। वो लिक्विड अपनी मर्जी से रह पा रही है कुछ देर के लिए। सेम इज फॉर ऑक्सीजन गैस। एक्वेटिक लाइफ पॉसिबल नहीं थी अगर वाटर के अंदर O2 सॉल्युबल ना होता। तो एक्वेटिक स्पीशीज को ऑक्सीजन मिल रही है, O2 सॉल्युबल है, मतलब O2 लिक्विड बना है भाई। O2 अगर लिक्विड बना है, कुछ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते होंगे। इन सभी चीजों को अगर आप पकड़ोगे तो आपको पता चलेगा एक्चुअली नॉन बॉन्डेड चीजों के बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्योंकि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वो भी एक बॉन्ड है, जिसको मैं ना लाइन दे सकती हूँ ना कुछ और। अभी तक शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन का लेन देन इनमें बिल्कुल नहीं है। तो ये वाले सारे फोर्सेस को पढ़ने के लिए साइंटिस्ट आए, वैन डर वाल, और इसका साइज मैं आपसे बात कर चुकी हूँ पीरियोडिसिटी चैप्टर में। तब मैंने कहा था बस समझ लेना, आगे इसका डिटेल आएगा सेकेंड लेयर में। तो वैन डर वाल फोर्सेस आर द फोर्सेस विच एग्जिस्ट बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड स्पीशीज, नो इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई नो VBT, नो MOT, नो पोटेंशियल एनर्जी, नथिंग। तो ये सारे के सारे हम स्पेसिफिकली बात करते हैं, दीज आर नॉट एट ऑल ट्रू बॉन्ड्स। ये कोई वो ट्रू बॉन्ड्स नहीं है जो ज्योमेट्री और मैग्नेटिक मोमेंट और वो शेप में डिसाइड करने खड़े हो जाए। ये फोर्सेस सिर्फ क्या चीज डिसाइड करते हैं वो सब भी आने वाला है, इसीलिए ये अलग से पढ़ाना जरूरी होता है, क्योंकि हर चैप्टर में मिलने वाला है आगे। तो यानी बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स दो अलग अलग जो कि नॉन बॉन्डेड हैं, अपने अपने बॉन्ड बना के, एक CO2 एक CO2, इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर है उसको बोलेंगे आज के बाद वैन डर वाल फोर्सेस। दे आर नॉट ट्रू बॉन्ड्स। मेरे साथ एक एक चीज अब नोट होगी। यानी हम पढ़ रहे हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो कि दो मॉलिक्यूल्स या दो नॉन बॉन्डेड स्पीशीज के बीच एग्जिस्ट करता है। ये मॉलिक्यूल, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन का लेना देना है नहीं, इनर कोर में किसी ने जाना नहीं, वैलेंस शेल को किसी ने देखना नहीं, ये सिर्फ मॉलिक्यूल्स के सरफेस पे एग्जिस्ट करते हैं। आपने अपनी लाइफ में चारों तरफ कभी कोई सरफेस पे चीज चिपकते, रुकते, अटकते देखी है? रोज डस्टिंग करनी क्यों मजबूरी है? वो डस्ट क्या करती है? अपने आप एक सरफेस पे आके, यानी एवरी सरफेस हैज अ रेजिडुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हर सरफेस की मजबूरी है, उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिले हुए हैं, वो किसी ना किसी चीज को तो अट्रैक्ट करेगा। कैन समबडी टेल मी वाटर ड्रॉपलेट गोल क्यों होती है? ट्रायंगल क्यों नहीं हुई कभी? स्क्वायर, रेक्टेंगल, कोन? सरफेस आया कोई शब्द? क्या सरफेस? क्यों सरफेस एरिया कम क्यों करते हैं? जो भी बोल रहा है, यस, नेचर का लॉ है, सरफेस एरिया कम करना पड़ेगा। क्यों? हाँ, सिमेट्री। यार मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल ले आती हूं, क्योंकि सरफेस पर हमेशा एक रेजिडुअल फोर्स है। उस रेजिडुअल फोर्स को बोला गया सरफेस टेंशन। आएगा, अपने पास भी आएगा। सरफेस टेंशन को कम करना मजबूरी है, इट इज टेंशन भाई, इसे कम करना है। मैं भी उसका डिटेल नहीं पढ़ा रही, आएगा अपने सिलेबस में। तो उसको कम करने के लिए, क्योंकि वो सिर्फ सरफेस पर है, सरफेस एरिया कम कर दिया। सरफेस एरिया कौन सी ज्योमेट्री में सबसे कम होता है? स्फेरिकल। इसीलिए सरफेस पर एग्जिस्ट करने वाले रेजिडुअल अट्रैक्शन फोर्सेस को कम करने के चक्कर में शेप को गोल किया गया। वाटर मॉलिक्यूल्स, सॉरी, वाटर ड्रॉपलेट्स आर सर्कुलर इन शेप। ये यहाँ जब आप सरफेस टेंशन पढ़ेंगे तो इसी से शुरुआत की जाएगी केमिस्ट्री में। आई डोंट नो अबाउट फिजिक्स। वैन डर वाल फोर्सेस कहाँ लगते हैं? सिर्फ सरफेसेस पे, ओनली ऑन सरफेस। आज इसी की गलतियां करानी, आप मानोगे नहीं, ये बात बच्चों के दिल पे जल्दी आती नहीं है। यानी जितना सरफेस एरिया बढ़ाते जाओगे उतना फोर्स बढ़ता जाएगा। अगर आप लोग अभी तक सुन रहे हैं मेरे को, तो एक गट फीलिंग से सवाल का जवाब दिए, तीसरी चौथी स्लाइड में मिल जाएगा, बट मैं देखना चाहिए किसी ने पकड़ा क्या। चेक, दो बड़े बड़े मॉलिक्यूल, बड़े मॉलिक्यूल मतलब सरफेस एरिया बहुत बड़ा, उनके बीच में वैन डर वाल फोर्स ज्यादा होगा कि कम? दे एक्ट ऑन सरफेस, जितना सरफेस एरिया उतना वैन डर वाल फोर्स ज्यादा। उनका मेल्टिंग पॉइंट नहीं, उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा कि कम? जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है बीच में,
उसको बॉइलिंग मतलब गैस बनाने के लिए, दूर करने के लिए मेरे को उतनी ताकत देनी पड़ेगी ना, उतना ही फ्लेम देना पड़ेगा, उतना ही टेम्परेचर। ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मतलब दूर करने में ज्यादा एनर्जी। यानी आज इसका एंड वहीं होने वाला है। इसको यूज कहां करना है? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, बस 3 जगह। पूरी 12th में वॉल्यूम 2 में हर चैप्टर में एक पेज वेन डर वाल्स फोर्सेस पर है, हर चैप्टर में एक पेज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी पे। हम उसको डीपीपी में भी डालना पसंद नहीं करते, ऑल दो डाल देते हैं, पढ़ाता तो कोई भी नहीं है। आप पढ़ के आए हो लेवल, बड़ा इजी है, बहुत डायरेक्ट है, वही ये इजी पार्ट है। यानी दे एक्ट ऑन सरफेसेस, तो जितना बड़ा सरफेस एरिया उतना ज्यादा फोर्स। ये उल्टा जा रहा है पिछले चैप्टर तक। अब इस चैप्टर के पीछे तक मैं क्या कह रही थी? जितने छोटे एटम्स उतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस पास है इलेक्ट्रॉन को खींचने में। यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ बिल्कुल उल्टी कहानी होगी। जितना बड़ा उतना ज्यादा सरफेस एरिया, उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा? वैन डर वाल्स, विच इज नॉट अ ट्रू बॉन्ड। सो इसको आयनिक कोवेलेंट से कंपेयर नहीं करेंगे। ये फोर्सेस सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ये 3। कोई इक्का दुक्का एक्सेप्शनल केस होगा तो वो क्लास में आएगा या मेरे आज के मॉड्यूल में चला गया होगा। वैसे मैंने क्लास में लेना है तो मुझे लगता नहीं मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी स्टिल। अब ये वैन डर वाल्स फोर्सेस कितने तरह के होते हैं? मैंने 4 बनाए, थोड़ी देर में आप मेरे को 6 करवा दोगे, इसीलिए हम शुरुआत 4 से करते हैं, थोड़ी देर में आप 6 करवा देने वाले हैं इसमें। सबसे पहले आता है डिस्पर्शन फोर्सेस। ये नोट नहीं करो, अगली स्लाइड पे 1 2 3 4 आपको अपने आप मिलेगा, ये नाम की आदत डालने के लिए। डिस्पर्शन फोर्सेस को आगे आप देखोगे मिलेगा, एक और नाम से जाना जाता है लंदन फोर्सेस, राइट? डिस्पर्शन फोर्सेस, लंदन फोर्सेस, वीकेस्ट फोर्सेस पॉसिबल ऑन अर्थ। एक तो नॉन बॉन्डेड के बीच में ट्रू बॉन्ड है नहीं, कोई न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ऊपर से नॉन बॉन्डेड में, और ऊपर से जो भी अभी पता चलेगा क्यों है ये वीकेस्ट, बट दे आर वीकेस्ट फोर्स। कभी भी फोर्स की बॉन्ड का ट्रेंड लगाना है, आखिरी में ये वाले रखते हैं। ये आज आखिरी स्लाइड पे यही करूंगी। मेरे को मेरी क्लास बताए डाइपोल का क्या मतलब है? जिसके अंदर पोलैरिटी हो। ऐसा मॉलिक्यूल जो पोलर है उसको डाइपोल बोल सकते हैं। 2 डाइपोल आमने सामने आ गए। आयन का मतलब सबको पता है, इधर कैटायन और एनायन। डाइपोल का मतलब पक्का कोई पोलर मॉलिक्यूल आया होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से ये पूरी क्लास ऑर्गेनाइज की गई है। कुल मिलाकर हुआ इन सारे मॉलिक्यूल्स में एक चीज कॉमन है, इन सब का डाइपोल मोमेंट 0 है। किसी का भी डाइपोल मोमेंट अगर है तो मुझे बताइए। ये बिकॉज ट्राइगोनल प्लेनर था, तीनों ने इक्वल ऑपोजिट करके काट दिया था। सभी केसेस अगर देखें, ऑल्दो इसमें मैंने AlCl3 नहीं लिखा, क्या जरूरत है, जब मैंने यहाँ पर BF3 लिख दिया तो एल्यूमिनियम वाला पूरा परिवार, बोरोन वाला पूरा परिवार आ गया। यानी डिस्पर्शन फोर्सेस और लंदन फोर्सेस जो बड़ा ऑब्वियस लिखा है, व्हेन मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर। अगर आप एक जगह पर इन 2 मॉलिक्यूल्स को सामने लाए, जिनॉन और CCl4 को आपने एक बॉटल में डालने की कोशिश करी। बॉटल में डालने का मतलब क्या है? इनको थोड़ा सा पास पास लाया जा रहा है। पास पास लाया जा रहा है मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि आ सकते हैं थोड़ा ये पास पास, कोशिश करें हम तो वहां पता चलता है भाई इनमें कौन सा फोर्स एग्जिस्ट करेगा। इन दोनों में आपसे जो सवाल पूछा जाता है, इन दोनों में कौन सा फोर्स एग्जिस्ट करेगा? डिस्पर्शन फोर्स। वेरी वीक, मुश्किल है इनका साथ रहना। सिमिलरली मैं आपको इन्हीं में से कोई और 2 केसेस उठा लूं, भाई बहुत वीक फोर्सेस हैं, मुश्किल है, आपको हाई प्रेशर और ढक्कन बहुत तेज बंद करना पड़ेगा, हाई प्रेशर से डालना पड़ेगा, तब शायद ये साथ मिलके रह पाए, वरना दे ट्राई टू एस्केप। क्लियर है सबको? तो पहले फोर्सेस कौन से हुए? वेरी इजी, डिस्पर्शन फोर्सेस या लंदन फोर्सेस। अब इसमें आपको टेस्ट कहाँ करेंगे? हम एक ऐसा एग्जाम्पल दे देंगे जो आपकी हैबिट में नहीं है, नॉन पोलर है, राइट? वो नॉन पोलर है और आपको सोचना पड़ेगा वो नॉन पोलर क्यों है। उसकी ज्योमेट्री होनी चाहिए थी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। 3 लोन पेयर आ गए इस पे और 2 आ गए बॉन्ड पेयर इस पे, दे एक्चुअली कैंसिल्ड ईच अदर एंड इट इज नॉन पोलर। यहां मैं सारा डाइपोल मोमेंट वाला टॉपिक चेक कर सकती हूं आपका। अगर आपको नहीं पता कौन सा नॉन पोलर है, लिखने में तो बहुत इजी लिखा है बट इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको और अच्छे मिल सकते हैं। पिछली वाली स्लाइड पे बच्चों एक चीज लिख लेना, ये पूछा गया क्वेश्चन है, मैग्नीट्यूड ऑफ दीज फोर्सेस डिपेंड अपॉन 1/R6 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R6। क्या होगा ये? R क्या होगा?
वेंडरवॉल रेडियाई। अब ये क्या था वेंडरवॉल रेडियाई, जरा एक बार एक डायग्राम के थ्रू बता दूं आपको। एक ये मॉलिक्यूल, एक ये मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, इनके बीच में सिर्फ क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस डिस्टेंस के आधे को, हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज आर। ये वो वेंडरवॉल रेडियाई है जो हमने तब पढ़ा था। इसका मैग्नीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर रेज टू द पावर 6, राइट। 2 साल पहले का जेई का क्वेश्चन है ये। 4 ऑप्शन थे, इनमें से किस में प्रोपोर्शनैलिटी सही है लंदन फोर्सेस की, तो वो मुझे 1/r6 मिली। डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन, मेरे को शायद कुछ बताना ही ना पड़े, जब दो ऐसे मॉलिक्यूल, चाहे वो दोनों सेम हो चाहे वो डिफरेंट हो, आमने सामने आ जाएं जो कि पोलर है, तो जब पोलर मॉलिक्यूल आमने सामने आएंगे तो इनमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना बनता है। क्यों भाई, आप ये सोचिए, एक डायपोल, एक पोलर मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड के सामने आएगा, ऐसा नहीं हो सकता थोड़ा भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो। थोड़ा बहुत इसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बन रहा, कुछ नहीं, बट ऑपोजिट चार्जेस का कुछ तो सेंस होगा, तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर स्लाइटली। फर्स्ट क्वेश्चन, पिछले वाले से ये स्ट्रांग होंगे कि वीक सिया, पिछले फोर्सेस से ये स्ट्रांग होंगे कि वीक, ऑब्वियसली स्ट्रांग। मैं उस लायक बना के चल रही हूँ तभी पूछ रही हूँ, मेरे को बताने की जरूरत तो नहीं ना क्यों स्ट्रांग, एटलीस्ट इसमें कुछ चार्ज तो आया। इसी से एक और सवाल पैदा होता है, पिछले वाले में अट्रैक्शन आप जस्टिफाई कैसे कर सकते हो। जैसे ही मैं यहां आई, मेरे को दिखा कि पॉजिटिव और नेगेटिव के थ्रू एक्चुअली अट्रैक्शन हुआ है, फिर आप लंदन फोर्सेस में, डिस्पर्शन फोर्सेस में जस्टिफाई कैसे कर रहे हो इनके बीच में अट्रैक्शन है, कौन सी चीज आ गई इन दोनों के बीच अट्रैक्शन वाली। इसको जब मैंने अगला फोर्स पढ़ा तो मुझे खटका, देयर इज समथिंग लाइक पॉजिटिव नेगेटिव जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, पिछले में वो समथिंग भी नहीं था। तो कैसे आप करते हो अब वो समझिएगा। एक्चुअली में ये फोर्सेस पैदा कहाँ से हुए, एसर्शन रीजन में मुझे पूछते हैं ये हुआ क्या। मान लीजिए कोई भी 2 मॉलिक्यूल मैंने उठाए, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, नॉन पोलर है, मैं एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ रखती हूँ, एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ रखती हूँ, और एक्सपेक्ट क्या कर रही हूँ, बड़ा वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और है ये वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, तभी मैं इसको फायर एक्सटिंग्विशर लिक्विड बना के बॉटल में रखे हुए हूँ। यस, इट हैज सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों हुआ होगा, नेचर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फेवर्ड है, नेचर पूरी कोशिश करता है किसी भी तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आजू बाजू से आ जाए। तो उसी नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल ने क्या किया, अपने अंदर टू अट्रैक्ट अदर CO2 अपने अंदर टेम्परेरी डायपोल्स इंड्यूस कर लिए, यानी CO2 के एक मॉलिक्यूल ने खुद ही अपने अंदर बड़ा वीक, बड़ा कमजोर एक टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस किया, जिसमें शेप थोड़ी सी डिफॉर्म, जैसे फजान्स में हमने शेप करी थी। अच्छा, जो मैंने मॉड्यूल दिया इसमें एक्सेप्शन टू फजान्स रूल, इस तरह की सारी चीजें दी हैं जो वही कर सकता है जो यहां तक पहुंचाए, राइट। ऐसा सब आज के मॉड्यूल में डाला है मैंने। तो वो CO2 जो सिमेट्रिकल था, अब वो CO2 में क्या हो गया, टेम्परेरीली अपने ही अंदर उसने एक डायपोल इंड्यूस कर लिया। इसकी वजह से सामने वाले CO2 ने भी अपने अंदर टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस कर लिया। मतलब आप इसमें ये समझिए कि नेगेटिव जहां है वहां क्लाउड थोड़ा बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव जहां है वहां क्लाउड थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। लंदन फोर्सेस लाने के लिए, डिस्पर्शन फोर्सेस लाने के लिए, अट्रैक्शन फोर्सेस को लाने के लिए इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ने अपने आप को थोड़ा सा डिफॉर्म करके, या कह लीजिए इंड्यूस किया टेम्परेरी डायपोल। ये एक बहुत पॉपुलर वर्ड है, दैट दे ट्राई टू इंड्यूस टेम्परेरी डायपोल्स। तो यहां से आप कीवर्ड क्या लेके जा रहे हैं, लंदन फोर्सेस, डिस्पर्शन फोर्सेस का मतलब है टेम्परेरी डायपोल्स। ये बस एक सेकंड भर के लिए डायपोल बनाया, अट्रैक्ट किया, फिर डायपोल बनाया, फिर अट्रैक्ट किया, इन दो ने किया, इन दो ने किया, इन दो ने किया, और ये काम चलता रहा। लेकिन यहां तो टेम्परेरी है ही नहीं, इसीलिए वीकेस्ट फोर्स समझ में आ गया कौन सा है वो, एज कंपेयर टू डायपोल डायपोल। तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस आर एटलीस्ट वेरी स्ट्रांग एज कंपेयर टू प्रीवियस केस। मैं 2 केसेस दे रही हूं, मुझे बताइएगा। अच्छा, ये
ड्रॉ हो गया आपकी कॉपी में? कर लो ये, क्योंकि ये अब रेयर मिलने वाले डायग्राम्स हैं, ये एज्यूम कर लिया जाता है आपको आता होगा। टेम्परेरी क्रिएट किया क्योंकि मेरे को अट्रैक्शन फोर्स लाना है। मैं जिनॉन, मेरे सामने एक और जिनॉन, मुझे है कि मेरे को भी नेचर में फेवर्ड होना है, मेरे को भी चाहिए मेरे को वैल्यू मिले, तो मेरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहिए। उसके लिए मैंने देखा मेरे सामने भी कोई नहीं है जिस जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करे, तो आई एम गोइंग टू क्रिएट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय इंड्यूसिंग अ टेम्परेरी डायपोल इन माई सेल्फ, कि अपने इलेक्ट्रॉन को एक साइड खिसकाया, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाए, और सामने वाले को लगा ये पॉजिटिव इस पे आ गए तो मैं अपने पे नेगेटिव ले आऊं। दिस इज द मीनिंग ऑफ टेम्परेरी डायपोल्स। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड को थोड़ा सा डिफॉर्म किया फॉर अ सेकेंड, बस मुझे चाहिए टेम्परेरी डायपोल। किसके ऊपर चार्ज? डायपोल बनाने का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड को शिफ्ट कर दिया। नॉन पोलर तो है ही, बीइंग नॉन पोलर, उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लाना था, एक सेकंड के लिए अपने आप को डिफॉर्म कर दिया। तो इट इज, आई एम नॉट मेकिंग इट लाइक, मैं ये नहीं कह रही कि टेम्परेरीली इसने पोलर बना लिया अपने आप को, नो, तभी कह रही हूं बहुत पॉपुलर वर्ड है, टेम्परेरीली एक डायपोल अपने अंदर क्रिएट कर लिया। वरना अट्रैक्शन, ये देखिए थ्योरी लाई गई है, इसी वजह से होता होगा अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स मिला, राइट? तो दिस, ये नोट हो गया सबके पास। यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यूब। अब कोई कहे r क्यूब क्या है, तो इस डिस्टेंस का आधा, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसका आधा कर दीजिए, तो वो वैन डर वाल्स रेडियस है, पीरियोडिसिटी में हमने किया था। तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन आपको समझ आ गया, स्ट्रांग होंगे। अब आपकी यही आदत ना पड़ जाए कि मॉलिक्यूल मैम ने सामने सामने लिखे तो सामने ही आते होंगे, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। देखिए, पॉजिटिव के सामने नेगेटिव, नेगेटिव के सामने पॉजिटिव, तो इस तरह से भी हो सकते हैं। प्रेजेंटेशन कैसे भी हो, मकसद आप समझ लीजिए। यहां तक क्लियर सबको? अब तीसरी स्लाइड लाऊं उससे पहले आपसे पूछती हूँ, जो फोर्स मैं बोल रही हूं वो इन दोनों के बीच में आएगा, इनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग या सबसे वीक होगा? एक आयन के सामने एक डायपोल रखते हैं, नहीं कोई डिपेंड नहीं करेगा। एक आयन के सामने डायपोल रख रही हूं, इन जो तीसरी कैटेगरी बोल रही हूं अभी तक तो स्ट्रॉन्गेस्ट है। आयन मतलब कंप्लीट चार्ज, डायपोल मतलब पार्शियल, इतना कम था कि मैं वैल्यू नहीं दे पा रही थी। पार्शियल मतलब इतना कम जिसकी तुम वैल्यू नहीं दे सकते, जस्ट खिसका है इलेक्ट्रॉन। कैटायन एनायन का मतलब क्या है, या तो पूरा दिया है हमने या पूरा लिया है। सो ये फर्क है। अब आ जाती है, इसलिए मैंने पहले कैटेगरीज लिखने नहीं दी कि बच्चे ये बेटर खुद बता लेते हैं मेरे। एक आयन के सामने अगर मैं ये लिख दूं, आपसे पहला बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, आइडेंटिफाई फोर्स बिटवीन दीज टू। इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, आइडेंटिफाई करिए। तो आप क्या आइडेंटिफाई करते हैं? आयन डायपोल इंटरेक्शन। चेक, मैं सही लिख रही हूं कि गलत? तेजस, लोकेश, क्लोराइड के सामने अगर मैंने रख दिया अमोनिया, व्हाट फोर्स? करो ईशान कोशिश, दिशा। क्या आयन डायपोल होगा? इससे ज्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर सकती मैं। क्या आयन डायपोल होगा तेजस? यस? मैं उनके मुंह से भी निकलवा लेती हूँ पहले, फिर बताऊंगी क्या होगा। मेरी शक्ल देख के तो जवाब देना मत, मेरी तो कोशिश रहती है लोग गलत दे। नहीं होगा, क्यों? आयन तो है और ये पोलर है भाई। किस दिन से नॉन पोलर अमोनिया? मेरे ऑब्जेक्टिव टेस्ट को आज मैं बना रही थी, तुम्हारे तो कई क्वेश्चन गए लोकेश, तुम्हारे तो कई क्वेश्चन गए, और ये मेरे सब्जेक्टिव में भी था। इसका नेट डायपोल मोमेंट ये इतना बड़ा, हर वो चीज जो पोलर है उसमें एक कोना पार्शियल नेगेटिव होगा, एक कोना पार्शियल पॉजिटिव होगा। इसका ये कोना क्या होगा और ये कोना पूरा इसकी वजह से क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव। लीव मैग्नीट्यूड, बट होगा तो मैग्नीट्यूड के छोड़ दो, मैं बात करनी। तो ये पोलर का फिर से क्या मतलब है? हर वो चीज जिसमें दो पोल हैं, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल,
राइट प्रभनूर? प्रभनूर अभी सपने में भी मैं ही आऊंगी, इसलिए कोई फायदा नहीं सोने का। ऐसे टाइम सोना ना सपने में ढंग का बंदा आए कोई, सीधे बैठो, रीड की हड्डी सीधी करो जी। सो अब यहाँ पर मेरे को पता है जो पोलर है, ये कॉन्फिडेंस अभी आएगा आपको, जो पोलर है उसमें डायपोल है, ये सिनोनिम्स हैं। और जो आयन है, आयन है। यस, दोनों ही केसेस ऐसे। कैसे, अब उसको समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने सोडियम आयन, ये आगे आने वाले चैप्टर्स हैं जिसमें अब अगला चैप्टर जो मैं थर्मो के बाद रेडॉक्स लूंगी उसमें बहुत आने वाला है, इक्विलिब्रियम लूंगी उसमें ये बहुत आने वाला है, मतलब ये नेवर एंडिंग चीजें हैं। कोई भी आयन आप ले आए, हम कहते हैं जी आयन तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। क्यों? पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे ही आएगा ये कुछ करेगा, बस एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मेरे को एनायन दे दो, मैं NaCl बना के साइड में बैठ जाऊं, लेकिन मुझे कई बार Na+ बनाना पड़ेगा रिएक्शन के लिए, कम से कम भी 5, 7, 10 सेकंड के लिए तो बनाना पड़ेगा, उतने के लिए भी नहीं बनने को मानता। तो आगे आने वाली केमिस्ट्री क्या है, बॉर्न हार्बर साइकिल वगैरह ये सब क्या है। Na एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ बना ही क्यों रहा है जब चार्ज नेचर में सेटिस्फाइड नहीं है। जैसे ही Na को पता चलेगा तुम उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल के उसको खाली कैटायन छोड़ने वाले, वो यहां तक आएगा ही नहीं। मतलब अंडरस्टैंड लाइक दिस, आते ही चला गया या आया ही नहीं। तो मेरे को पहले इंतजाम करना पड़ता है, भाई Na 1 मिनट आधे मिनट के लिए बन जा, आगे का मैं देख लूंगी। तो वो कैसे बनाते हैं? हम देते हैं उसको एक लालच, एक्वस है, बहुत सारा पानी दिया जा रहा है तुमको। वॉट दिस एक्वस मीन्स वाटर विल डू, दिस वाटर विल रिटेन दिस Na+ फॉर सम सेकेंड्स। कैसे? एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो ट्रू बॉन्ड तो नहीं है लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करने लग जाता है वाटर और Na+ में। ये मैं एक बहुत हैवी टॉपिक का जस्ट इनिशिएट करा रही हूँ, आगे आने वाली क्लासेस में ये काफी मल्टीप्लाई होने वाला है। आज वाटर का एक मॉलिक्यूल इधर आया, इसको घेरने वाया आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आयन पे चार्ज क्या है? प्लस। वाटर पे तो दोनों चार्जेस हैं, डाइपोल है वो, तो जरूरत पड़ी तो प्लस, जरूरत पड़ी तो माइनस। तो ये वाटर अपने नेगेटिव एंड से, अब आपको टेढ़े मेढ़े डाइपोल बना के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा नेगेटिव एंड। आज के बाद से पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले और चेक करने वाले तीनों को पता है ये गोला का मतलब क्या है, वाटर मॉलिक्यूल। और इस वाटर मॉलिक्यूल का O नेगेटिव Na+ और ये O नेगेटिव ठीक ठाक पोलर है। आई होप मैंने आपको बताया वाटर से ज्यादा पोलर लिक्विड है नहीं आपके पास, मैक्सिमम पोलैरिटी ये। तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा जब आपके सवाल ये आएंगे, मैम वाटर ही क्यों लिया इसको स्टेबलाइज करने के लिए, इससे ज्यादा पोलर लाके दिखाओ, है ही नहीं, तो मेरे को यही लाना पड़ा। इस तरह से 1, 2 मतलब आप गिन नहीं पाएंगे इतने मल्टीलेयर, क्योंकि ट्रू बॉन्ड तो है नहीं कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड नहीं बनना, ये तो सिर्फ घेरना है फोर्स से। एक छोटे से सोडियम आयन को हजारों वाटर मॉलिक्यूल आके घेर लेते हैं। भाई तू निकल के दिखा, निकलने की जरूरत क्यों है, मेरे को पॉजिटिव चार्ज नहीं जमता, तो लो ना, हमने हजारों वाटर मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव दिया कि आप थोड़ी देर के लिए तो रिटेन कर जाओ, एंड इट विल क्रिएट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, रिलीज ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। और वो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कहलाती है? हाइड्रेशन एनर्जी। आज नहीं ला रही, आई होप यू ऑल रिमेंबर, इसमें आयन डाइपोल नाम का वेंडरवॉल फोर्स एग्जिस्ट करता है। यस, तब आपसे पूछा जाए, अब इतना कुछ उल्टा होने वाला है ना आगे जाके, क्योंकि मैक्सिमम चीजों का डिसाइडर हाइड्रेशन बनता है, जब तक आया ही नहीं। अगले चैप्टर्स में यही पूछा जाएगा, भाई ये तो हो ही नहीं सकता था, हो क्यों रहा है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी की भाड़ में, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की भाड़ में, डिसाइड तो कौन कर रहा है? वेंडरवॉल फोर्स। और वो कौन से वाला? वो ये वाला। उस दिन इसका डिटेल आएगा। आज तो सिर्फ इतना, किसी भी आयन को थोड़े समय के लिए भी रोकना है तो आपको वाटर लाना पड़ेगा। बेशक इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम थी, इसको साइड में रख लो, ये तो रोल ही नहीं प्ले कर रहा कि Na+ बनेगा कि नहीं बनेगा। आप आज तक किस बात से जवाब देते थे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है, मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसका तो बनना ही चाहिए। नहीं सर, बिल्कुल नहीं देखेंगे अब हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी को। उसको संभालने के लिए अगर कुछ नहीं दिया तो वो नहीं बनेगा। तो डिसाइडर कौन होने वाला है इन फ्यूचर, इन कमिंग फ्यूचर, इन अ मंथ? हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो जब हाइड्रेशन एंथैल्पी आएगी तो बस ये डायग्राम पता हो कि ऐसी कुछ बात हुई थी, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। सेम क्लोराइड के लिए भी सेम होगा। क्लोराइड पे क्या चार्ज है? नेगेटिव।
अमोनिया आया, फॉर योर सेक मैंने सॉल्वेंट बदल दिया, आपके अमोनिया ले लिया। अमोनिया पे पार्शियल पॉजिटिव एंड है, बिल्कुल है। वो पार्शियल पॉजिटिव एंड से घेर लेगा इसको, इसको कहेंगे अमोनिएटेड क्लोराइड, इसको कहेंगे हाइड्रेटेड सोडियम आयन, ये होगा अमोनिएटेड क्लोराइड आयन नेक्स्ट चैप्टर्स में। कि घेर लिया जी सॉल्वेंट ने, बन गया कैटायन, काबू में आ गया, और अब हम उसका कुछ भी कर सकते हैं आगे। सो ये आपके पास तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स यही था बच्चों। पहला क्या था? डिस्पर्शन, वीकेस्ट। फिर कौन सा आया? डायपोल, डायपोल थोड़ा ठीक। अब कौन सा आ गया? आयन डायपोल, बहुत ठीक। सबसे स्ट्रॉन्ग क्या होगा फिर? आयन, आयन वो आयनिक बॉन्ड पढ़ चुके, हम ट्रू बॉन्ड्स नहीं पढ़ चुके, हम ट्रू बॉन्ड्स नहीं पढ़ रहे। आयोनिक बॉन्ड तो सबसे स्ट्रॉन्ग है ही, वो बात ही नहीं हो रही। इफ डायपोल्स आर स्टेशनरी, कि एक बार मिस ना हो आपसे, केसेस ही नहीं, आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा रोटेटिंग डायपोल्स, स्टेशनरी डायपोल्स, यू कैन नॉट फाइंड आउट। नहीं नहीं नहीं, उसमें कुछ नहीं। इसमें अब आ जाता है मेरे पास चौथी कैटेगरी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगेन एक ट्रू बॉन्ड नहीं है, ये आपके इस साल के एनसीईआरटी के केमिकल बॉन्डिंग में है, ये पूरा टॉपिक है। अब इसमें मेरे को कोई भी बातचीत नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे कम से कम 1 किलो सवाल इसके ऊपर हैं पूरे 2 साल में, और मैं वो पूरे 2 साल को कवर कर रही हूँ। मैं दोबारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं लेती, एक ही बार ली जाती है। कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अभी मैंने स्टार्ट किया ये टॉपिक और आपको बोला दे आर नॉट ट्रू बॉन्ड्स, ये ट्रू बॉन्ड्स नहीं है। इसलिए आपने नाम में देखा मेरे नाम क्या आ रहे थे? डिस्पर्शन फोर्सेस, डायपोल डायपोल फोर्सेस, या डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, आयन डायपोल इंटरेक्शन। मैंने यहां पर नाम रखते वक्त फिर बॉन्ड उठा के ले आई, BOND स्पेलिंग में। जब ये ट्रू बॉन्ड नहीं है तो आप नाम में बॉन्डिंग लिख के कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? उसके पीछे भी एक वजह है। यानी जब नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच में है, ट्रू बॉन्ड नहीं है, कांट यू अवॉइड दिस वर्ड बॉन्ड? नो, आई कैन नॉट अवॉइड। व्हाई? ध्यान से सुनिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है? एक तरह का वैन डर वाल्स फोर्स, इतना सबको पता है। अगर किसी एक मॉलिक्यूल में बहुत ही ज्यादा नेगेटिव एटम, हाईली पोलर, बहुत पोलर मॉलिक्यूल है, हाईली पोलर, वाटर तो है ही उसमें मेरे लिए याद करने को, उसमें भी अगर एक बहुत ही हाई नेगेटिव एटम है, ऑफ कोर्स जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तभी बहुत ज्यादा पोलर होगा। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन, इन तीनों में से कोई भी एक एटम एक मॉलिक्यूल में मिल गया और उसके सामने बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम मिल जाए, तो यहां पर क्या है? हाईली नेगेटिव एटम लाइक ONF बॉन्डेड टू H। पहली शर्त तो ये है, इस शर्त को लिखने के बजाय एक बार ध्यान से समझना, ये तीनों के तीनों तभी ज्यादा नेगेटिव हैं जब सामने हाइड्रोजन है। आप सोचो, फ्लोरीन को फ्लोरीन के साथ जोड़ दो, पोलर है ये, कोई नेगेटिव नहीं। फ्लोरीन को नाइट्रोजन से जोड़ दो, बड़ा कम नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन इसी फ्लोरीन को आप हाइड्रोजन के साथ जोड़ दो, वो खींच के राजी नहीं और वो किसी को दे के राजी नहीं, दबा के नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा। यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन अगर हाइड्रोजन से अटैच है तभी उनका चार्ज हाईली नेगेटिव हो सकता है, तभी वो हाईली पोलर हो सकते हैं। तो पहली शर्त तो ये। दूसरी शर्त, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, देखिए सेकंड पीरियड का ही लिखा है मैंने, जबकि नाइट्रोजन से बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की है, सॉरी ऑक्सीजन से बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की है, फिर भी मैंने वो नहीं लिखा कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पे बात चल रही तो वो तो लिखो, नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम छोटा भी होना चाहिए। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, चेक कर लेना किससे इक्वल है, किसी एक से इक्वल है। फिर भी क्लोरीन इस तरह का स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं दिखाता, उसकी वजह क्या है? उसका साइज बड़ा है। तो कंडीशन एक और आ गई मेरे पास, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम H के साथ जुड़ा हो, दूसरी कंडीशन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो छोटे साइज का हो, मींस सेकेंड पीरियड ओनली। तीसरी भी एक कंडीशन है, थोड़ी देर में आएगी, वो तब लिखेंगे जरूरत हुई तो। इसीलिए मैंने खुद भी जगह छोड़ी है कि अगर क्लास में मुझे लगा तो तीसरी कंडीशन देंगे, वरना अंडरस्टूड है वो चीज़। ये 2 कंडीशंस फॉलो हो गई, उसके बाद तीसरी कंडीशन, आई एम लीविंग अ गैप, लेट्स सी इफ वी वांट वी विल राइट। वेट तो करो, सारे के सारे ऊपर क्यों करना है? अच्छा लिखा नहीं है, ओके लिखिए। HCl में नहीं हो पाएगा,
आपको बताया मैंने Cl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि Cl का साइज बहुत बड़ा है, राइट जबकि बाकी सब चीजें फॉलो हो रही हैं। बिकॉज ऑफ लार्जर साइज Cl कैन नॉट पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट कि बच्चे ट्रू बॉन्ड और नॉन ट्रू बॉन्ड में कंफ्यूज हो जाते हैं, जो तुमने सवाल पूछा। इसीलिए पहले मैंने वेंडरवॉल फोर्स की भूमिका बनाई कि आपको ये पता हो व्हाट वी आर टॉकिंग। दो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीजें, चाहे वो आयन है, चाहे वो कोवेलेंट है, चाहे वो कोऑर्डिनेट है, वो अगर पास लाई, क्या उनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? HCl तो बन चुका है, HCl में कोवेलेंट क्यों पूछ रहे हो? यस HCl में तो कोवेलेंट ही है। यहां कोवेलेंट बॉन्ड की शर्त नहीं बात हो रही गुरसेहज, यहां बात हो रही है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और ये कंफ्यूजन आना बहुत जायज है, आज आएगा, आए तो प्लीज स्पीक अप लाइक हिम, ये आता है। सो अगर नोट हो जाए तो मैं आगे चलूं। इसके जब तक एग्जाम्पल नहीं आएंगे आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझ नहीं आएगी। ये चौथी कैटेगरी है किसकी? वेंडरवॉल फोर्सेस की। तो आई होप ये दोनों कंडीशंस नोट हो गई होंगी बच्चों। अब जब तक एग्जाम्पल नहीं आएगा तब तक ना तो आप वो तीसरी कंडीशन मेंशन कर पाओगे और ना आप समझ पाओगे। चेक, और ये आप पहली बार पढ़ रहे हैं, राइट? अगर मैं HF के दो मॉलिक्यूल लाऊं, देखिएगा HF के मॉलिक्यूल को सभी लोग, ये बॉन्ड लेंथ आपसे एक्सपेक्टेड है, पूछी जाती है जेई नीट में, इसके पीछे के रीजंस भी पूछे जाते हैं। H और F के बीच में क्या होना चाहिए? सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों ने अपना मोनोवेलेंट है, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बना के राजी खुशी बैठे हैं, ऑक्टेट चॉकलेट सब सेटिस्फाइड है। दूसरा HF, तीसरा HF, चौथा एंड सो ऑन। क्या ये डॉटेड डॉटेड का मतलब क्या होगा? नॉट ट्रू बॉन्ड। और आज के बाद आप डॉटेड डॉटेड को क्या बोलेंगे? वेंडरवॉल फोर्स दिखा रखा है, क्योंकि कोई ट्रू बॉन्ड नहीं है जो सॉलिड लाइन से दिखाऊं। ये कौन सा फोर्स है? वेंडरवॉल फोर्स। पहला जवाब आना चाहिए वेंडरवॉल फोर्स। सामने वाले के एक्सप्रेशन को देख के फिर दूसरा जवाब आएगा, कौन से वाला वेंडरवॉल? क्या डाइपोल डाइपोल? नहीं। आयन डाइपोल? नहीं। लंदन फोर्सेस? नहीं। ये है हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट? अब 2 मिनट लिखना छोड़िए, एक और सवाल जो थोड़ी देर बाद आप पूछेंगे मैं ही पूछ लेती हूं। जब मेरे को पता है ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, हाँ या ना? ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो आपने इसको डाइपोल डाइपोल की कैटेगरी में डालना था। चौथी कैटेगरी क्यों बना के खड़ी करती? ये पूछा जाता है, इट्स अ जेन्युइन क्वेश्चन। When it is also dipole, it is also dipole, दोनों के दोनों पोलर हैं, दोनों सामने ला रहे हो, तो तुम तीसरी से चौथी कैटेगरी में गए क्यों? They all are very highly polar molecules. इतने हाई पोलर मॉलिक्यूल्स को वीक पोलर के साथ रखना जायज नहीं था, क्योंकि ये बॉन्ड गजब की ही स्ट्रेंथ लेके आया। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग निकला, इतना स्ट्रांग निकला कि मजबूरी में इसके नाम पे बॉन्ड लगाना पड़ गया। मैं इसको डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में नहीं रख पाई, क्यों? क्योंकि इसने आके ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस डाल दिए, इसका ये फोर्स इतना स्ट्रांग निकला, इट मिमिक्स एक्चुअल बॉन्ड। इसने एक्चुअल ट्रू बॉन्ड की मिमिक्री करी, मिमिक किया इन लेंथ, इन स्ट्रेंथ। इतने स्ट्रांग डाइपोल डाइपोल को मैं अगर इसमें डालती तो बाकियों के लिए अनजस्टिफाइड था। ये इतना वीक कि रूम टेम्परेचर पे गैस है HCl, ये इतना कमजोर है HCl के बीच का। इससे ज्यादा स्ट्रांग डाइपोल ला के दिखाओ, तो HCl से ज्यादा ला के दिखाओ, HF लाओगे जिसको मैंने पहले ही अलग कैटेगरी में डाल दिया। इससे ज्यादा स्ट्रांग पोलर तुम ला नहीं सकते। लेके आओगे और मैं कहूंगी लाना बेटा, HCl को रूम टेम्परेचर पे एस्केप होके गैस बन जाएगा। रूम टेम्परेचर पे ये गैस है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर 25 डिग्री को नहीं झेल पाया ये, लेकिन वही वाटर तुम लाओ 40 डिग्री पे भी पानी है, वो लिक्विड है। पक्का वाटर के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा था, तो इसके आगे तो मैं क्या लिखूंगी? दे ऑल आर जनरली गैसेज एट रूम टेम्परेचर। लेकिन जिनमें भी हाई डाइपोल मिला, दे ऑल आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो उससे मुझे लगा भाई एक कैटेगरी और बनानी पड़ेगी। हाई डाइपोल डाइपोल वालों को उठा के चौथी कैटेगरी बना दी और आपके आगे नाम रख दिया। उसको एक और नाम देते हैं जी, नया नाम। क्या नाम दिया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या मेरी क्लास, खासकर जो लोग सुस्त हो रहे हैं, ये बताएंगे उसमें मैंने हाइड्रोजन वर्ड क्यों डाला, बॉन्ड क्यों डाला? भाई बहुत तगड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, हाइड्रोजन क्यों डाला? फिर से बोलना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा आ जाएगा, या कहिए पहली शर्त देख लो। ये तो हर एक में कंपलसरी था, नाम ऐसा दिया जाता है जो सब जगह चले। माधव एनीथिंग?
बंद कर दो भाई, बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब तक आग ना लगे तब तक डिस्ट्रैक्ट मत होइए, आग लगेगी तो इकट्ठे भागेंगे, राइट? जब तक आग नहीं लग रही तब तक डिस्ट्रैक्ट मत होइए, इट इज सो हाईली इंपॉर्टेंट। सो किसी में O मिलेगा, किसी में आपको N मिलेगा, किसी में आपको F मिलेगा, बट H हर एक में मिलेगा। दैट इज वाई नाम में हाइड्रोजन लिखना बनता था। और बॉन्ड नाम क्यों रखा इन फोर्सेस का? बॉन्ड इसलिए कि ये एक्चुअल बॉन्ड को कंपटीशन देने वाले हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो एग्जाम्पल जो मैंने आपके सामने दिया HF का, वंस अगेन, दो HF मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कैन यू सी द बॉन्ड लेंथ 155 पिकोमीटर। बहुत से बॉन्ड इस कैटेगरी में आ जाती है, ट्रू बॉन्ड्स। इतना पास खींच लिया इसने, एग्रीड, ये 100 पिकोमीटर था, ये 155 पिकोमीटर था। बाकी वेंडरवॉल रेडियाई बहुत बड़े थे, बाकी वेंडरवॉल डिस्टेंसेस बहुत बड़े थे, डाइपोल डाइपोल में इसको डाल नहीं सकती थी। कोई खास ज़्यादा फर्क मिला नहीं, टक्कर दी है कई बॉन्ड्स को इसने। तो HF के बीच में स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड एवर बनता है, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाइपोल आप ला नहीं सकते, ठीक है? दूसरा एग्जाम्पल, वाटर, चेक। वाटर का O नेगेटिव है, पहली शर्त पूरी हो रही है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए अटैच्ड विद H। जो तीसरी शर्त मैंने गैप छोड़ा, अभी वो लानी है आप लोगों ने, नहीं लाए तो ना सही देखी जाएगी, बट आप ही लोग लाओगे। इस O के सामने कौन आया? H, यानी ये O H से अटैच्ड हो, ओके, लेकिन इस O के सामने भी एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज आनी चाहिए, जैसे कि H। इसके सामने भी इस O जो कि H से अटैच्ड है, उसके सामने भी कुछ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव आना चाहिए। अक्सर वो क्या होगा? H। तो तीसरी कंडीशन ये है कि सामने वाले मॉलिक्यूल में कम से कम एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव H होना, H नहीं, 12th में बदलूंगी इस बात को, बट अभी के लिए एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज लाइक H होना जरूरी है। 12th में तो कुछ कुछ बदलेगा और आएगा, जो अभी मैं नहीं कराऊंगी, आपकी वीके जायसवाल देगी तो इग्नोर करूंगी इन क्वेश्चंस को। अभी बेसिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो ये फोर्स क्या हुआ? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक ही ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, चेक। HF कितनी बना रहा है एट ए टाइम? क्यों? दूसरी साइड भी तो चल पड़ा है उसका, ये दो बना रहा है। बट एक फ्लोरीन एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, वो चेक करना। यहां एक ही ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। अब पहला सवाल जब बहुत ज्यादा पूछा गया, दोनों में से कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा? HF स्ट्रॉन्गेस्ट। लेकिन इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? वाटर का। क्यों? क्योंकि एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, यहां एक फ्लोरीन एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जिसमें स्ट्रॉन्गेस्ट है, उसने अपने मॉलिक्यूल को कस के लिक्विड स्टेट में पकड़ रखा है, फिर भी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा नहीं है जितना बॉइलिंग पॉइंट उसका है जिसका फोर्स वीक है। मैग्नीट्यूड डबल हो गया। एक ऑक्सीजन दो बॉन्ड, एक फ्लोरीन एक बॉन्ड। अब ड्रॉ करिए और जो मैं लिख रही हूं वो लिखिए। HF की स्ट्रेंथ हाइड्रोजन बॉन्ड की, तो गलती से भी सॉलिड लाइन ना बने, आप लाइन कौन सी बनाएंगे? डॉटेड। वैसे स्ट्रेंथ का आगे मिलेगा, बट मैं दो टुकड़ों में करवाऊंगी। हाइड्रोजन बॉन्ड की कोई मेरे से स्ट्रेंथ पूछता तो ये, बट बॉइलिंग पॉइंट का कोई मेरे से ट्रेंड पूछता तो क्या मिलता? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इज हाई एज कंपेयर टू HF, बिकॉज इसके अंदर दो H बॉन्ड बन रहे हैं एक ही ऑक्सीजन से, मैग्नीट्यूड डबल हो गया। तो इस वजह से मेरे को हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये ऑब्जर्वेशन मिला। रेदर अभी तो आपको सुनना समझना शुरू करना पड़ेगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है, क्यों हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं इस फोर्स को। बॉन्ड जैसा नॉट बॉन्ड, बॉन्ड बन नहीं रहा लेकिन स्ट्रेंथ बॉन्ड जैसी है, और हर जगह इसमें हाइड्रोजन इज द डिसाइडर, इसलिए नाम रख दिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो स्ट्रेंथ और इसके बाद अब थोड़े इसके केसेस करते हैं कि इसकी आदत पड़े, मैं पुरानी बॉन्डिंग को भूलूं और नई बॉन्डिंग में आऊं। हाइड्रोजन बॉन्ड है, लंबा हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, कमजोर हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा एज कंपेयर टू ट्रू बॉन्ड, ठीक है। डॉटेड से ही दिखाया जाता है, ये स्टैंडर्ड है, 12th की एनसीईआरटी में भी हर जगह देखेंगे। डॉटेड का मतलब आज के बाद
हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, एरो का मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, पाई में एक और आ जाता है, तो इस तरह से दिखाया जाएगा। क्या मैंने जो बनाया है, अब ये देख के आप ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन में इसको पकड़ सकते हो, हाँ ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, शर्तें पूरी हो रही हैं। डॉटेड तो मैं कहीं भी बना दूंगी, शर्तें पूरी करिए। और शर्तें पूरी करते वक्त अपने आप के लिए ये जरूर लिखिएगा। यही एक गलती होगी, आप चार्जेस नहीं लिखेंगे, क्योंकि गलती हम कराएंगे ही वहां जहां चार्जेस का आपका दिमाग निकल जाएगा। एल्कोहल, इतना क्लास 10th ने आपको बता के भेजा, एल्कोहल होता है ROH, एसिड होता है RCOOH, और हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर में भी इंश्योर कर लिया, आपको पता हो। मुझे बताइए क्या ये सही है हाइड्रोजन बॉन्ड? पूरी शर्तें बिल्कुल हो रही हैं। ये क्या है? एल्कोहल। जितने भी केसेस आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बताए जा रहे हैं, सबका बॉइलिंग पॉइंट हाई मिला, सबका मेल्टिंग पॉइंट हाई मिला, सब, अब सॉल्युबिलिटी अभी बात ही नहीं कर रही, ये सब हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वाले मिले। हेंस प्रूव्ड इनमें पक्का वैन डर वाल्स फोर्सेस बहुत स्ट्रांग थी। एक अल्कोहल मॉलिक्यूल को दूसरे अल्कोहल मॉलिक्यूल ने रोक के रखा है, रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट नहीं होता। कोई ऐसी चीज आपकी रोजमर्रा की लाइफ में जिसमें रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो जाती है? राइट, नेल पेंट रिमूवर। घर में देखे तो मम्मी और दीदी तुम लोगों की गुस्सा करती होंगी, ढक्कन बंद करो इसका, राइट, क्योंकि इवेपोरेट हो जाता है। उसके अंदर क्या होता है नेल पेंट रिमूवर का केमिकल? एसीटोन। एसीटोन लिखो, बताना इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है कि नहीं। ये क्लास 12th की एनसीईआरटी में है और मेरे इस मॉड्यूल में भी है जो दिया, ये है एसीटोन। चेक 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 पीपल। हाँ हाँ, ऑब्वियसली जो उड़ रहा है उसकी इंग्लिश वॉलेटाइल ही है। अब मैं तो ये बात कर रही हूँ वॉलेटाइल क्यों होता है, इजीली क्यों इवेपोरेट हो गया। उसका बॉइलिंग पॉइंट इतना कम था कि रूम टेम्परेचर एसी चल रहा है फिर भी इवेपोरेट हो रहा है। क्यों? मुझे बताइए, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की शर्तें पूरी हो रही हैं? तेजस, आद्या, अभिचल, क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशंस पूरी हो रही हैं? ऑक्सीजन तो है, लेकिन ऐसा ऑक्सीजन नहीं है जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हो। पहली कंडीशन ये डिस्क्वालीफाई होगी। अच्छा, इसमें हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाला नहीं है। कार्बन और हाइड्रोजन में कोई भेदभाव ही नहीं है, जो तेरा है वो मेरा है, यहाँ कोई चार्जेस ही नहीं है। एसीटोन में, नाउ इट्स योर सिलेबस टुडेज क्लास, एसीटोन एसीटोन के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? दिशा, दिव्यांशु, एसीटोन एसीटोन के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ढक्कन खोलते ही उड़ गया? क्योंकि पोलर हैं दोनों। ये कैसे भूल सकते हो भाई, पोलर तो है ही ना। हर चीज उड़ रही है, उस पर डिस्पर्शन लगा दोगे क्या? नहीं, यही गलती करनी है आपने। एसीटोन एसीटोन के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? डायपोल डायपोल। और ये सारे वीक होते हैं वैन डर वाल्स, सिर्फ एक स्ट्रांग होता है, हाइड्रोजन। क्लियर? अब एक बार और लिख लीजिए, स्ट्रेंथ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऐसा क्या हो गया जो हमें इसको स्पेशल पढ़ना पड़ा है? इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? सबसे पहला पढ़ा चुकी है तो साथ साथ जितनी भी चीजों का आप अनएक्सपेक्टेडली हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट देख रहे हैं, 99% वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केसेस हैं। ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में हम 100% तो कह ही नहीं सकते। तो आई होप बॉइलिंग पॉइंट का मतलब जानते हैं माधव? बॉइलिंग पॉइंट का मतलब जानते हैं? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो लिक्विड के बीच में उनको इतना वीक कर दिया जाए, दूर कर दिया जाए, यानी मेरे को फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने तो हैं, तो टेम्परेचर तो देना पड़ेगा। वो बात अलग है, वो रूम टेम्परेचर से ही उतना एनर्जी मिल जाती है। स्टिल मेल्टिंग पॉइंट का मतलब भी समझ रहे हैं हम लोग? सॉलिड से लिक्विड होना इज फ्यूजन। अब 10वीं कक्षा है मेल्टिंग, अब क्या बोलेंगे इसको? फ्यूजन, राइट। अब हर जगह आपको फ्यूजन मिलने वाला है, मेल्टिंग बस आज। अब मेरी क्लास मेरे को बताए ये कौन सा ग्रुप है? पहले तो कौन सी फैमिली के हाइड्राइड्स हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेलुरियम। अगर जेई मेंस नीट के पेपर में अगली क्लास में कुछ ऐसे दिए और तुमने कहा ऑक्सीजन फैमिली बता दो कौन सी आती है नीचे, नहीं बताऊंगी, बहुत टाइम हो गया। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेलुरियम आपको पता होना चाहिए, एक ही ग्रुप है। माई पॉइंट इज, इन चारों में किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा? मैं बॉइलिंग मेल्टिंग कुछ ही, H2O एक्सेप्शनली हाई, राइट। क्यों?
क्योंकि इसके अंदर अब वाटर लाई हूं तो मैं हजारों लाखों मॉलिक्यूल है, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो भाई सबसे ज्यादा तो इसका। 1 मिनट लीजिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि मुझे पता है यहाँ आंसर गलत आने के पूरे चांस है। उसके बाद किसको रखूं? वैन डर वाल्स फोर्सेस एक्ट ऑन सरफेसेस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ इसमें थी। तो जैसे ही आंसर आया मेंटेस, सबसे पहले तो मैंने वाटर को बाजू में रख दिया। उसके बाद एक इंस्टिंक्ट आपकी क्या है? तो यही होगा, फिर यही होगा, फिर यही होगा, इंस्टिंक्ट। अच्छा, के बाद जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? मॉलिक्यूल पोलर है। जैसे ही H2S देखो, एक सेकंड को सोच लिया करो यार, ये है H2S, पोलर है। पोलर है तो कौन सा फोर्स आना चाहिए दो H2S के बीच? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। अब इन चारों में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे इसको सबसे आगे पटक दिया गया, इन चारों में कौन सा होगा? डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, कुछ ही बोल लीजिए। और दे एक्ट ऑन सरफेस। तो सबसे ज्यादा किसमें? H2TE। लिखिए तीनों के ट्रेंड इसी हिसाब से। मैं एक बार H2TE, उसके बाद कौन? H2SE, और उसके बाद H2S। सेम आई वॉन्ट टू नो इन दिस। अब के मैंने डाउन द ग्रुप नहीं दिया, फ्लोरीन के नीचे ब्रोमीन लिख दिया, फिर क्लोरीन, मर्जी मेरी कैसे भी लिख। तो सबसे ऑर्डर ये हो गया, राइट? एक्चुअली दिस इज द ऑर्डर। यहां ये काफी अच्छा। अब थोड़ा सा फिर से अटेंशन चाहिए। मैं एनसीईआरटी तो लाई इसी केस के लिए। NH3 उतना पोलर तो नहीं जितना कि H2O था, जितना कि HF था, फिर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू डाइपोल डाइपोल। अभी लिखना नहीं क्योंकि गलत होगा ये। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूं भाई, पढ़ लिया हमने दोनों, तो मेरा इसमें क्या इंस्टिंक्ट होगा? जैसा उसमें हो रहा होगा वैसा ही इसमें होना चाहिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसी कोई स्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं करती। लिया जाए तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, जो लॉजिक हम लगा रहे थे। ये किस पॉइंट पे मैं तो सेम लगाऊंगी, लेकिन हुआ क्या बॉइलिंग पॉइंट में? इसका सरफेस एरिया बहुत बड़ा है। इसका सरफेस एरिया जो है वो डोमिनेट कर गया उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। यहां इनमें क्यों नहीं हुआ? भाई इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत तगड़ी थी। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में वीकेस्ट कौन था? NH। इस केस में, और ये सिर्फ इसी केस में हुआ है, अमोनिया के हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डोमिनेट कौन कर गया? बिस्मुथीन का सरफेस एरिया। इसीलिए जब हम बात कर रहे हैं, जो केस पर्टिकुलरली मैं आपको बोल रही हूं बॉइलिंग पॉइंट का, तो बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड आप लोग अब लिखिए मेरे साथ। यहां पर अमोनिया सबसे आगे नहीं आया। कौन आया सबसे आगे? बिस्मुथीन, सॉरी। फिर आया SbH3, इसका भी सरफेस एरिया, तब जाके जगह मिली किसको? अमोनिया को। उसके बाद आप आर्सेनिक और फास्फोरस का लगा लीजिए। आर्सेनिक का, फिर फॉस्फीन, और फिर अमोनिया। मेल्टिंग पॉइंट में ऐसा नहीं हुआ। क्यों? पैकिंग आ जाती है उसके अंदर। एक्चुअली बड़े वाले की पैकिंग इतनी पुअर होती है, दो बड़ी बॉल्स को पैक करना हो ना तो बहुत पुअर पैकिंग होगी, स्पेस बहुत बचेगा। पैकिंग इतनी गंदी थी, इतना खाली स्पेस था क्रिस्टल में कि वो इजीली मेल्ट हो गया। तो पैकिंग खराब होने की वजह से उसका सरफेस एरिया भी डोमिनेट नहीं कर पाया। बट तुम लोगों से इतना डिटेल अभी पूछेंगे नहीं, हमसे पूछा जाता है, हमें आंसर पता है, इतना डिटेल में जाना मत। इसके क्यों में मैं 12th वालों को भी नहीं जाने देती, थोड़ा आगे का है, ज्यादा ही आगे का है। तो यानी ये 4 चीजें मैं लेके चल रही हूं। इन चारों का रीजन स्कूल पेपर में ये क्वेश्चन आते हैं, एक बार देख लो। असर्शन रीजन में, ऑब्जेक्टिव में ये आते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट और करेक्ट, उसमें आते हैं। चेक, राइट एंड थिंक। और कोई किसी का आंसर आपको नहीं आ रहा है तो बताइए, मैं अभी ले लूँ। चारों का एक ही रीजन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ईथर में किसी को डाउट होता है, आई एम वेटिंग कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी। अगर डाउट है तो आई एम वेटिंग। ना तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, और इसके सामने एक और ईथर जब आप लाओगे, कहाँ है वो H जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो? कार्बन के साथ वाला H तो पॉजिटिव होता ही नहीं है। दोनों ही कंडीशन मीट नहीं हो रही। तो 2 ईथर मॉलिक्यूल्स में वही होगा जो 2 एसीटोन में था, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो स्कूल में अगर ये क्वेश्चन आया या असर्शन रीजन में अगर ये क्वेश्चन आया, आप उम्मीद क्या कर रहे होगे?
रीजन इसका पक्का ये मिलेगा, इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ईथर में नहीं ना। ये रीजन जेई में तो नहीं मिलेगा, इतना क्लियर कर। जेई में क्या मिलने वाला है जिसमें आपको बताना पड़ेगा रीजन इज करेक्ट और इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन। वहां लिखा मिलेगा ईथर के अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है और इथेनॉल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यस, तब जाके ये करेक्ट रीजन हो सकता है। किसी भी तरह से हो सकता है। आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगले ईथर का डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन दे दें। क्या सभी लोग ईथर का डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पकड़ पाएंगे? चल सकती हूँ आगे इन चारों स्टेटमेंट्स को अगर नोट कर लिया। चारों का स्कूल पेपर्स में क्वेश्चंस में देखा गया है आना। अगर आप ये देखें, जितने भी सब्सटेंसेस विच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर दे आर सॉल्युबल। अब तक मैंने आपको सॉल्युबिलिटी को दो जगह पे डील किया, मेनली तो एक ही जगह डील किया है जब हमने फजान्स रूल पढ़ा था, जितना ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर उतनी ज्यादा वाटर में सॉल्युबिलिटी, क्योंकि लाइक डिसॉल्व्स लाइक चलता है। अगर लाइक डिसॉल्व्स लाइक चलता है तो आपने वाटर को, अगर लाइक डिसॉल्व्स लाइक चलता है तो आपने वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों ले लिया? यूनिवर्सल सॉल्वेंट तो वो होना चाहिए जिसमें सब कुछ सॉल्युबल हो जाए। मकसद तो यूनिवर्सल वर्ड लगाने का ही है। वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी आने के लिए दो चीजें चाहिए, या तो वो चीज आयोनिक हो, तो आधे कंपाउंड तो आयोनिक थे वो हो गए, या कोवेलेंट है बट वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता हो, वो भी वाटर में सॉल्युबल है। सबसे ज्यादा स्पेक्ट्रम सॉल्युबिलिटी का किसके पास आया? वाटर के पास। आयोनिक को तो आंख बंद करके सबको सॉल्युबल करा लिया, और कोवेलेंट में उन सबको करा लिया जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो स्पेक्ट्रम तो बड़ा हो गया इसका। सो उस हिसाब से चलो, तो क्या मैं अमोनिया को वाटर में डालने की कोशिश करूं, सॉल्युबिलिटी होगी? चेक, आई नीड योर आंसर। बिल्कुल होगी, एक करा देती हूं। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की शर्त है नाइट्रोजन जो कि H से अटैच्ड है, फर्स्ट कंडीशन मेट। सेकंड कंडीशन, ऐसा हाइड्रोजन जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और वो तभी हो सकता है जब उसके सिर पे ऑक्सीजन बैठा है इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। यस, सॉल्युबल होगा, चेक। इसमें भी एसिटिक एसिड CH3COOH, इसमें एक ऐसा H है और यहां पर एक ऐसा O है, तो यहां पर भी सॉल्युबिलिटी होगी। एल्कोहल और वाटर, ईथर और वाटर नॉट सॉल्युबल। क्यों? क्योंकि ये तो है इसके पास, बट ऐसा ऑक्सीजन नहीं है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। कितना इजी है सॉल्युबिलिटी ढूंढना एक बार कि जब ईथर वाटर के अंदर गया, राइट, लाइक डिसॉल्व्स लाइक वाली बात चल रही है, दो वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सॉल्युबल होने का क्या मतलब है? अब ईथर बीच में आना चाह रहा है, अलग लेयर थोड़ी बनानी है ईथर को ऊपर तैरते हुए और नीचे वाटर। ईथर और वाटर, आपको बता दूं, कंफ्यूजन क्रिएट किया है मैंने क्योंकि मुझे कहीं और लेके जाना। दे आर इमिसिबल, जो मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा, इमिसिबल कैसे? ईथर की अलग लेयर बनती है, जैसे घी डाल दो ना पानी के ऊपर तो घी की लेयर अलग दिखती है तेल की, वैसे ईथर की लेयर अलग बनती है। क्यों भाई? थोड़ा सा ही सही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, स्पेरिंगली दे दो, थोड़ा घुमा फिरा के हम उसको सॉल्युबल कर दें। नहीं, क्यों? दो वाटर के बीच बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है, अगर ईथर कहता है मैं बीच में आ रहा हूं, मेरा भी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन तो हो ही जाएगा, पोलर तो हुई मैं, तो थोड़ा तो घुसा लो मेरे को। दो वाटर के बीच बनने वाले इतने स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड को सब्स्टिट्यूट करने के लिए ईथर के पास इनफ सब्सटेंस नहीं था, तो दो वाटर के मॉलिक्यूल ने अपने बीच में जगह नहीं दी, सॉल्युबल नहीं हुआ। मैंने यही लिखने की कोशिश की है। ईथर वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड इज सो वीक या टू वीक टू रिप्लेस वाटर वाटर बॉन्ड। वाटर वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड को जब तक कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, इक्वल कंपेरेबल मैग्नीट्यूड का फोर्स नहीं आएगा, तब तक वाटर उसको अलाउ नहीं करेगा। तो ईथर की लेयर अलग बनेगी वाटर में। ये ईथर्स आर इमिसिबल इन वाटर। थोड़ा सा डाइपोल डाइपोल भी घुसाओ, घुसेगा ही नहीं। वाटर कहेगा इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को छोड़ के आई एम नॉट कमिंग टू द वीक बॉन्ड बिकॉज दैट इज नॉट फेवर्ड इन नेचर, राइट। तो हाँ जी, होता तो वो ईथर थोड़ी होता, फिर अगर होता तो वो ईथर थोड़ी है। यस, यहाँ H कर दूं, हो गया स्ट्रॉन्ग, वो एल्कोहल है, ऊपर ROH। ईथर का तो है ही नहीं ना, फिर वो ईथर थोड़ी है, तो कुछ और हो गया चीज, वो तो सॉल्युबल होगी। अब आप स्लाइड्स नोट नहीं करेंगे, अब कहानी का टाइम है, सुनने का टाइम है, स्कूल लेवल ही चल रहा है।
आइस की डेंसिटी का लो होना। इकलौता एक ऐसा सॉलिड है जो अपने ही लिक्विड में तैरता है, वो है आइस। बाकी चीजें सॉलिडिफाई होके पानी में डूबती हैं, अपने ही लिक्विड में डूबती हैं। लेकिन एक ही ऐसा लिक्विड है जिसको आप फ्रीजर में रखें और फ्रीज करें तो वो ऊपर से जमना शुरू होता है। आप नॉर्थ पोल साउथ पोल पे देखें अर्थ के, तो जो सी जम जाते हैं, ग्लेशियर्स या जो भी कहिए, पूरा स्नो है, वो ऊपर से स्नो है, नीचे पानी है, तभी इक्वेटिक लाइफ जिंदा है वहाँ पे। इक्वेटिक फ्लोरा फौना सब एग्जिस्ट करता है। तो इतनी बड़ी चीज़ नेचर ने वाटर को दी, अदरवाइज इक्वेटिक लाइफ पॉसिबल नहीं थी। एक्वेटिक लाइफ पॉसिबल होने के पीछे आइस का ऊपर तैरना है, ताकि नीचे एक ब्लैंकेट बन जाता है आइस का, और नीचे जो वाटर है उसमें एक्वेटिक लाइफ सरवाइव करती है, लेयर जो पूरी बन जाती है। तो जब भी आप नॉर्मली क्या देखते हैं, लिक्विड से जब सॉलिड बनता है, नॉर्मली फ्रीज होती है चीज तो वॉल्यूम घटता है। यही हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि लिक्विड, और इसी तरह के हाथों से पढ़ाया जाता है, ये अगर सॉलिड है जगह घेरने में मैटर, ये लिक्विड है तो ये गैस है। लेकिन वाटर के केस में क्या होता है, यूजुअली बाकी सब में क्या होता है, लिक्विड में वॉल्यूम होता है, लिक्विड में वॉल्यूम बहुत ज्यादा, सॉलिड में क्या होना चाहिए, वॉल्यूम बहुत कम। तो इसकी डेंसिटी, लिक्विड हल्का होना चाहिए, सॉलिड भारी होना चाहिए, इसकी डेंसिटी होनी चाहिए कम, इसकी डेंसिटी होनी चाहिए हाई। ये मेरे को 9th 8th 7th जो भी क्लासेस हैं उसमें ये समझा के भेजा गया, और बिल्कुल सही भेजा गया, नथिंग रॉन्ग, कि डेंसिटी क्या है, मास बाय वॉल्यूम। किसी चीज़ का वॉल्यूम बढ़ता रहेगा, मास सेम हो, फैलता रहेगा, वो तो डेंस कम होगा, हल्का होता जाएगा। बीच में खोखली जगह छूटेगी जब वो फैलेगा तो फेयर। लेकिन वाटर में हुआ क्या, जब आप वाटर को फ्रीज करते हैं, इसमें उल्टा हुआ। वाटर जब आप फ्रीज करते हो, तो मैं क्या सोच रही हूँ, लिक्विड वाटर ये है, फ्रीज करूंगी तो ये होगा, नहीं, वाटर फ्रीज करते हो तो एक्सपैंड होता है। इसीलिए कांच की बोतल में कोल्ड ड्रिंक को फ्रीजर में नहीं रखना चाहिए, मैंने कर रखा है। गोल्ड स्पॉट ऑरेंज कलर का फ्रीजर हो गया था हमारा पूरा, हमारे टाइम में यही कोल्ड ड्रिंक थी, कोक तो बाद में आई। कि कांच की बोतल पूरी फ्रीजर में रख दी भाई से छुपाने के लिए कि वो पी जाता था, मेरी सिबलिंग्स। और मैंने 1 घंटे बाद खोला तो कांच की बोतल फटी हुई मिली। मुझे तब समझ नहीं आया क्यों, बहुत बाद में पढ़ा कि उसके अंदर का जो पानी था वो पानी था, और क्या था, वो फ्रीज हुआ। फ्रीज होते उसने जगह मांगी, कांच की बोतल फ्लेक्सिबल थी नहीं, उसने जगह मांगी और कांच की बोतल टूट गई। सॉलिड बनने पर आइस जगह ज्यादा मांगती है, यही एक बहुत बड़ी वजह है कि हमें प्लास्टिक पे शिफ्ट होना पड़ा। ऑब्वियसली और भी वजहें हैं, बट स्टिल जब वाटर फ्रीज होता है इट फॉर्म्स एक्चुअली अ केज लाइक स्ट्रक्चर। अगर वाटर फ्रीज होने पर जगह नहीं बढ़ाता, उल्टा वॉल्यूम ना बढ़ाता, तो कोई एक्वेटिक लाइफ अर्थ पे पॉसिबल नहीं थी। और भगवान जाने हम लोगों की लाइफ एक्वेटिक से ही स्टार्ट हुई हो, जो इवोल्यूशन हुआ है लाइफ का। तो अर्थ पे लाइफ होती कि नहीं होती पता नहीं, अगर वाटर फ्रीज होने पे हल्का ना होता, आइस तैरती नहीं। क्यों तैरती है भाई, अगला सवाल। क्योंकि जब वाटर फ्रीज होता है तो फ्रीज होते वक्त लिक्विड के मॉलिक्यूल्स तो रैंडमली कहीं भी भाग रहे होते हैं, फ्रीज होने में उसको स्टेशनरी होना पड़ता है, एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री में सेट होना रूल है। आप आज यहाँ पर पानी जमाइए, आइस बनाइए, शिमला में आइस बनाइए कि लंदन में बनाइए, तीनों जगह आप आइस बनाओगे वाटर से सेम स्ट्रक्चर मिलेगा। वो नेचर में फिक्स है, ये फ्रीज कैसे होगा। फ्रीज होते वक्त वाटर का एक एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। 4 माने टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट करना पड़ेगा वरना रिपल्शन हो जाएगा। एक वाटर मॉलिक्यूल, अब मैंने एक वाटर मॉलिक्यूल की सिर्फ 3 दिखाई, चौथी ये आ जाएगी। तो आपके पास एनसीईआरटी में बना हुआ है पूरा, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, बुकलेट में भी बना है। एक वाटर मॉलिक्यूल की मजबूरी है कि वो 4 और वाटर मॉलिक्यूल के साथ ऐसे ही अरेंज होगा जिसको कहते हैं टेट्राहेड्रल। वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट लाने की वजह से इसमें ऐसे केज लाइक एक पिंजरे जैसा स्ट्रक्चर बन गया। केज में क्या होगा, बहुत बड़े बड़े हॉलो स्पेसेस बच जाते हैं। तो सॉलिड में तो केज आ गई, वो सॉलिड बनने के लिए उसको फैलना पड़ा मतलब वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ गया मतलब डेंसिटी कम, तैर गई आइस। तो इसीलिए मैंने नोट नहीं करना चाहिए कि बहुत इजी पार्ट है, घर जाके नोट करेंगे, सिर्फ सुन के समझ में आ जाता है। ड्यू टू दिस केज लाइक स्ट्रक्चर वाटर से आइस बनते, आइस हल्की हुई, लेस टेंस हुई और तैर गई। ठीक है, यही वजह है जो भी नॉर्थ पोल साउथ पोल है उस पर लाइफ पॉसिबल है। अगर ऐसा है
तो अब एक सबसे सिंपल क्वेश्चन स्कूल्स में आने वाला है, वाटर की हाईएस्ट डेंसिटी कब होती है? ध्यान से सुनना, लिक्विड में। हाईएस्ट डेंसिटी तो लिक्विड में ही होगी, सॉलिड पे तो खोखला हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो हल्का हो गया। नहीं, ये आंसर पूरा सही नहीं है, ऑब्वियसली लिक्विड, पर टेम्परेचर क्या है? अब ध्यान से सुनो, आपने आइस बनाई, आइस में क्या है? बढ़िया करके केजेस हैं, वॉल्यूम बहुत हाई है, डेंसिटी लोएस्ट है वाटर की, सॉलिड होते ही लोएस्ट डेंसिटी पे आ गया। मैं गैस की, स्टीम की बात नहीं कर रही, मैं सॉलिड लिक्विड की बात चल रही है। आपने इसको अब मेल्ट करना शुरू करा। सोचो जब केज लाइक स्ट्रक्चर मेल्ट होता होगा तो क्या होता होगा? 0 डिग्री पे मेल्टिंग स्टार्ट हुई, मैं धीरे धीरे उसको 2 डिग्री पे ले गई, बहुत स्लो मेल्टिंग कर रही हूँ। 2 डिग्री पे ले गई तो क्या होगा? वाटर के जो थोड़ा सा टेम्परेचर, 2 डिग्री का मतलब क्या? टेम्परेचर बढ़ाया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने शुरू, सबसे कमजोर बॉन्ड ही पहले टूटेंगे, टूटने शुरू। ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने शुरू हुए तो ये वाटर मॉलिक्यूल किधर जाएगा? खाली स्पेस को भरने लग जाएंगे, ये अंदर ही अंदर खाली स्पेस है। तो जैसे ही आपने इसको मेल्ट करना शुरू किया, वो केज लाइक स्ट्रक्चर अब भरना शुरू होगा, तो क्या होगा? वॉल्यूम कम, वॉल्यूम कम होना शुरू हुआ, डेंसिटी पानी की बढ़नी शुरू हुई। आप 2 डिग्री पे लेके गए, 4 पे लेके गए, 4 एंड हाईली स्पेसिफिक डेटा, और आपसे एक्सपेक्टेड है 4 डिग्री तक तो वो केजी भरता रह गया अंदर की। यानी जो आइस में सोच रही थी इतनी है, पिघल के इतनी होनी चाहिए थी, वो अभी इतनी हुई है। 4 डिग्री पे तो वो अंदर की केजी भरता रह गया, लिक्विड है ना, इमीडिएट खाली स्पेस मिला तो घुस गया उसके अंदर। 4 डिग्री तक तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, यानी 4 डिग्री तक जब वॉल्यूम घट रहा है तो डेंसिटी तो बढ़े जा रही है, 0 से 2, 2 से 4। इससे ज्यादा हाई किया आपने टेम्परेचर, अब पानी को इतनी एनर्जी मिल गई भाई, अंदर की केजेस भर गई थी, अब पानी फैलना शुरू होगा, डेंसिटी डिक्रीज होनी शुरू होगी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, व्हाई डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट कितने केल्विन? करना 277। तो ये पूरा डायग्राम करके आपको लिख के समझाना पड़ेगा, और यही डेंसिटी ही एक रीजन है जिससे इक्वेटिक लाइफ इवन एंटार्क्टिका में भी पॉसिबल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल पे भी पॉसिबल है। तो एक और बड़ा तगड़ा कॉन्सिक्वेंस मिला मेरे को, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये हो रहा है कि आइस तैरती, अदरवाइज कोई तरीका नहीं था। चौथा कॉन्सिक्वेंस, मैं क्या देखती हूं, मेरे को ऐसा एक आयन एग्जिस्ट, एक कंपाउंड ऐसा एग्जिस्ट करता मिला, KHF2। अभी पोटेशियम सिर्फ पहले ग्रुप का है, +1 स्टेट हो सकती है उसकी, उसके पर चार्ज सिर्फ +1 हो सकता है, तो पक्का ऐसे एग्जिस्ट करता होगा। ठीक है जी, कैसे समझा सकता है कोई? हाइड्रोजन डाइवेलेंट कब से हो गया? हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड कब से बनने लग गए? HF2 नेगेटिव, हाउ दिस कम पॉसिबल? ये मेरे को एक सॉल्यूशन में मिला, हर बार मिलता है, ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो उसको 2 तरीकों से समझाती हूं मैं, एक थ्योरेटिकल और एक डेटा। डेटा मैंने मैनुअल में भी दिया है, मैं यहां भी बता दूंगी। थ्योरेटिकल पहले बता दूं, डेटा आपको मैनुअल में मिल जाएगा जो आज दिया है। एक्चुअली में ये बॉन्ड और ये बॉन्ड एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं स्ट्रेंथ में। जितना स्ट्रांग ये है उतना तो नहीं, लेकिन कंपेरेबल स्ट्रेंथ है। ये बनना इज फेवरेबल, बहुत स्ट्रांग है। HF हाइड्रोजन बॉन्ड इतना स्ट्रांग है कि नेचर इसको फेवर करेगा, एनर्जी बहुत रिलीज कर रहा है, इतनी एनर्जी रिलीज कर रहा है कि ये हाइड्रोजन HF ये कहीं जाएगा तो दोनों ही फ्लोरीन को घसीट के लेके जा रहा है, ना वो उसको तोड़ पा रहा है ना उसको तोड़ पा रहा है। ये तो मेरा एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलने का तरीका हुआ, लेकिन अदरवाइज इसको डेटा क्या कहता है? डेटा कहता है HF के साथ एक फ्लोरीन एनायन बड़ी खुशी से अपने आप को कनेक्ट करने को तैयार है, क्योंकि उसको एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये क्या है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोराइड, और HF में H क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए वेलकमिंग है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन को मीट कर गया, ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन को मीट कर गया। तो जब आप मैनुअल देखेंगे जो आज दिया, उसमें मैंने इसका एनर्जी रिलीज भी दिया, इसमें काफी हाई एनर्जी रिलीज होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक अच्छे खासे HF मॉलिक्यूल के साथ फ्लोराइड नेगेटिव आयन जुड़ गया। मुझे ऐसा अदरवाइज लगता कि हाइड्रोजन की मैंने 2 वैलेंसी दिखा दी, नहीं। Because of this hydrogen bonding, these 3 exist as one part.
एंड कैरी नेगेटिव चार्ज, तो आ गया कैटायन उसके साथ। तो मैंने लाइन क्या लिखी है यहाँ पे, मैंने लिखा, ये भी स्कूल पेपर्स का क्वेश्चन है, KHF2 एग्जिस्ट करता है लेकिन KHCl2 एग्जिस्ट नहीं करता। नथिंग लाइक दिस इज पॉसिबल इन HCl। तो इट इज बिकॉज ऑफ, अब आप ये मत सोचिए कि कोई HF2 नेगेटिव जैसी चीज में लेके आई, सॉल्यूशन में सिर्फ HF था, उस HF में से एक F नेगेटिव आया टूट के, और वो किसके साथ जुड़ने में इंटरेस्टेड हुआ, H के साथ, और पूरा एज अ होल एक सिंगल एंटिटी एग्जिस्ट करने लगी HF2 नेगेटिव, जिसका मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था तब तक जब तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं आई। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आते ही मुझे पता लगा, अच्छा ये वजह है कि ये मॉलिक्यूल, ये स्पीशीज एग्जिस्ट कर रही है। क्लियर ये कॉन्सिक्वेंस भी। इसके बाद जितनी भी अब तक आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाई जा रही थी वो थी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, इंटर मॉलिक्यूलर। क्या एक ही मॉलिक्यूल के बीच में भी हो सकती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन अ मॉलिक्यूल? इंटर स्कूल कंपटीशन होता है और इंट्रा स्कूल होता है। इंटर स्कूल मतलब अलग अलग स्कूल, इंट्रा स्कूल मतलब स्कूल के अंदर अंदर ही अलग अलग क्लब्स, अलग अलग हाउसेज हैं, उनमें कंपटीशन हो रहा है। सेम इज दिस। क्या एक ही मॉलिक्यूल के अंदर भी हो सकती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? यस। कैसे? ये देखिए, इस पे क्वेश्चन डल चुका है जेईई एडवांस में, इसलिए चाहे मेरे पास टाइम हो गया मैं छोड़ नहीं सकती क्लास, क्वेश्चन डल चुका है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आई कैन नॉट डू दिस कि मैं क्वेश्चन टॉपिक ही ना कराऊं। इसमें एक नाइट्रो ग्रुप लगा है, एक OH ग्रुप लगा है, और थोड़ा बहुत शायद मैंने अंदाजा दिया हो जब मैं डाइपोल मोमेंट पढ़ा रही थी, दो पड़ोसी पोजीशंस को ऑर्थो कहते हैं, राइट? ऑर्थो, नाइट्रो, फिनोल, नाम की आप हेडेक मत लीजिए। तो दो पड़ोसी पोजीशन पर ये हैं। इस पोजीशन को मैंने कभी आइडिया दिया हो, क्योंकि मुझे पता है मैंने दिया है, जस्ट पूछ रही हूँ। पैरा और एक थी मेटा। ऑर्थो और पैरा के बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करने गई, भाई सरफेस एरिया बराबर है दोनों का, तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट कंपेरेबल से होने चाहिए थे। पता क्या चला भाई, इसका बॉइलिंग पॉइंट और इसके बॉइलिंग पॉइंट में 30 डिग्री से ज्यादा का फर्क है। इतना फर्क, 1-2 डिग्री होता तो मैं कह लेती जी कुछ होगा इधर उधर हमारे ऑब्जर्वेशन में, बड़ा मेजर 30 डिग्री से ज्यादा है, वो ज्यादा 50 भी हो सकता है, बट 30 से तो पक्का ज्यादा है। ऐसा क्या हो गया इन दोनों केसेस में जो इनका बॉइलिंग पॉइंट का फर्क इतना ज्यादा आया? क्या हुआ वो समझाने की कोशिश करते हैं। ये ऑर्थो वाले को मैंने जरा खोल दिया है, देखना, मैंने ज्योमेट्री के हिसाब से खोला है। ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर हैं, राइट? उसका मुझे पता है बॉन्ड एंगल 104 105 इसी के आसपास रहना है, तो इसको मैंने यूं दिखाया। नाइट्रो को थोड़ा और क्लियर दिखाना चाहिए था, ट्राइगोनल प्लेनर, वो मेरे को ये जो डबल बॉन्ड हो है वो इधर बनाना चाहिए था, बट एनीवेज पॉइंट कहने का क्या है, दोनों जब इतने पड़ोस पड़ोस में थे, इसका O और इसका H हाइड्रोजन बॉन्ड बना के, राइट? इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से क्या हुआ, अंदर ही अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। एक ये मॉलिक्यूल, एक ये मॉलिक्यूल, दोनों को जरूरत ही नहीं पड़ी वैन डर वाल्स फोर्स की। जरूरत क्या, साइट ही नहीं बची। बॉइलिंग पॉइंट कौन डिसाइड करता है? इनके बीच लगने वाले फोर्सेस। क्या इन दोनों के बीच अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? नहीं। जिन्होंने करनी थी वो तो अपने अंदर ही लग गए। नो साइट इज लेफ्ट, कोई साइट ही नहीं बची हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की। जब कोई साइट ही नहीं बची तो दोनों में फोर्स कौन सा होगा? डिस्पर्शन फोर्सेस, कुछ बचा ही नहीं, तो कौन सा फोर्स आया? डिस्पर्शन फोर्स। इतना वीक फोर्स, फट उबल जाएगा ये। आप बॉयल करने भेजो, फट उबल जाना है इसमें। लेकिन इस केस में क्या हुआ, पैरा में ये कोसों दूर है एक दूसरे से, इन दोनों में क्या इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? कोई चांस नहीं। तो आप जब एक पैरा आइसोमर के सामने दूसरा पैरा आइसोमर रखोगे, बढ़िया साइट अवेलेबल है एक दूसरे के साथ, अपनी गरज, अपनी डेस्परेशन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलूंगी अब मैं? इंटर। ऊपर इंट्रा थी, अब इसमें इंट्रा नहीं हो पाई तो कौन सी हुई? इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते ही वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट,
वहां इंट्राई करते रह गए, इंटर करने के लिए साइट ही नहीं छोड़ी, तो कोई फोर्स नहीं लग पाया एक्सेप्ट फॉर वेंडरवॉल फोर्सेस, इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत ही लो बॉइलिंग पॉइंट। क्लास 12th में हमारा जो अभी चैप्टर चल रहा है उसमें एनसीईआरटी ने 1.5 पेज डेडिकेट किया है इसको, वाई ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज लो बॉइलिंग वेयर एज पैरानाइट्रोफिनोल इज हाई बॉइलिंग। हम दोबारा लेंगे, लेकिन जब दोबारा लेते हैं पहली बार किया हुआ होता है तो अच्छे से याद होता है कि 12th में तो आना ही है। सो पैरानाइट्रोफिनोल और ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में इंटर और इंट्रा की वजह से मेरे को क्या कॉन्सिक्वेंस मिल गया, बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस का। ये मैंने आज, ये लास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग में भी नहीं होगी, लास्ट ईयर के बैच के नोट्स में भी नहीं होगी, ये मैंने आज जोड़ा कुछ जो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि एक ऐसा कॉन्सिक्वेंस जो डायपोल मूवमेंट पे पड़ा। क्या आप लोगों को याद है जिस दिन ऑर्थो पैरा मेटा आइसोमर्स किए थे, थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आई थी और एक बात एनालाइज की गई थी, थीटा जितना कम होगा डायपोल मोमेंट उतना ज्यादा होगा। इंटैक्ट है ये चीज, इसका ये पोलर है, ठीक है, जो भी इसका डायपोल मोमेंट होगा अंदाजा लगाइए थीटा 60 के आसपास होगा, कह सकती हूँ होना 60 के आसपास चाहिए। लेकिन ये बहुत बड़े बड़े दो मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लाने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बना रही हूँ, ये दोनों काफ़ी बड़े हैं क्लोरीन, तो इनको थोड़ा सा स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से थोड़ा सा फैलना पड़ेगा, शायद 62 या 63, थोड़ा सा थीटा बढ़ गया, तो ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग थीटा इज मोर देन एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड कितना था 60, थोड़ा दोनों को दूर होना पड़ा। आपने बॉन्ड एंगल में मेरे साथ किया है, भीड़ भाड़, स्टेरिक हिंड्रेंस, क्राउडिंग का केमिस्ट्री में वर्ड है स्टेरिक हिंड्रेंस। जब भीड़ भाड़ होती है तो वहाँ ज़्यादा लोग रहना पसंद नहीं करते, कोई ना कोई एटम बाहर निकल जाएगा कि इतनी भीड़ भाड़ है, आपस के इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं, रिपल्शन हो रहा है, रिपल्शन नेचर में फेवर्ड नहीं है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक क्राउडिंग या खाली स्टेरिक एक ही बात है, भीड़ भाड़ बस, ठीक है। तो दो बहुत बड़े बड़े ग्रुप इतने पास आए, इनके इलेक्ट्रॉन्स भिड़ेंगे, आपस में भिड़ेंगे तो रिपल्शन होगा, तो शायद 60 की जगह 63 या 64 डिग्री हो गया होगा। आपको उसको नहीं सीरियसली लेना, बट इतना पता होना चाहिए 60 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अब इसी तरह से ये मेरे को थोड़ी सी भूमिका बनानी है, इसीलिए बात कर रही हूँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाद में बात करूँगी। यहाँ भी थीटा 60 के आसपास होगा। मुझे पहले मेरी क्लास से ये चाहिए किसका थीटा बड़ा, इसका कि इसका, क्योंकि मैंने फैला के लिखा है। बड़ा कौन सा है? क्लोरीन बहुत बड़ा है यार कार्बन से। क्लोरीन इज इन सेकेंड पीरियड, कार्बन इज इन सेकेंड पीरियड, क्लोरीन इज इन थर्ड पीरियड। दो क्लोरीन, साइज की बात हो रही है, स्टेरिक क्राउडिंग ओनली साइज, नथिंग एल्स, भीड़ भाड़। दो क्लोरीन में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, दो मिथाइल में थोड़ी कम है, तो थीटा किस में ज्यादा होगा? इधर। थीटा कम किस में होगा? इधर। ये तो मेरा डायपोल मोमेंट का पुरानी इंफॉर्मेशन जो मुझे एक अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चन के लिए जनरेट करनी थी, सीधा वो पूछ के कोई फायदा नहीं था, क्योंकि अब आपको ये पढ़ाया जा रहा है, कोई क्वेश्चन में लिखा थोड़ी होगा आंसर अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आपको खुद ही देखना होगा कि मेरे को हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी तो ध्यान देनी है इसके अंदर। तो इसीलिए आपको पूरा क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा, आपको समझ नहीं आना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसमें, सिर्फ वो कर सकता है जिसने ढंग से सुना और समझा है। अब मैंने ले आई ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, यानी इतना तो मैं रटाने में कामयाब हो गई हूं कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इंट्रा वाली। इसमें क्या हुई दिख गया सबको, पिछली स्लाइड से रिपीट किया, थीटा थोड़ा कम हो जाएगा, दोनों पास आ गए, इनको तो स्टेरिक क्राउडिंग महसूस ही नहीं हो रही क्योंकि इनमें तो एक नया बॉन्ड बन गया काफी स्ट्रॉन्ग, इसका थीटा इज क्वाइट लेस। इन तीनों में सबसे कम डायपोल मोमेंट, सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका होगा? जिसका थीटा सबसे कम। बस थर्ड वाला किधर सेट करूं, ये तुम्हारा काम है, ये बता दो तो मैं समझूं। हाँ बच्चे तैयार हो गए टेस्ट देने को। इसका थीटा सबसे कम इसलिए सबसे आगे, इसका थीटा सबसे ज्यादा, तो इसका सबसे कम डायपोल मोमेंट होना चाहिए था। तो मैं यहां कर दूं थर्ड और यहां कर दूं फर्स्ट। एवरीवन एग्रीड? तो इंट्रामोलिकुलर क्लियर हो गया सबको, इंटरमोलिकुलर भी क्लियर हो गया। आज तक के इस चैप्टर में जितने भी बॉन्ड पढ़े उनका ऑर्डर देख लो एक बार। कोई ऐसा है जो नहीं पढ़ाया?
ट्वेल्थ में जाएगा, इस साल नहीं आएगा मेटालिक, राइट।